मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। गलत, मैंने झल्लाते हुए कहा। मेरी पकड़ इतनी कस गई कि वह हौंफने लगी और अनजाने में मेरे ऊपर झुक गई। तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी, तुम्हें वही मिलेगा जो मैं तुम्हें दूंगी, जब मैं दूंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैं चाहूंगी। मैंने उसे किताबों की अलमारी से सटाकर पीछे धकेल दिया। मेरी ताकत ने इसे सहज बना दिया, इतना जोर से कि वह हौंफ उठी और समझ गई कि अब उसका सामना ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो अपमान बर्दाश्त करता है, लेकिन इतना भी जोर नहीं लगाया कि उसे जरा भी चोट लगे। प्राचीन किताबें उसकी रीढ़ की हड्डी से दब गईं, जैसे मैंने उसे अपने शरीर से जकड़ लिया हो। मेडिसन टॉरस को जल्द ही सामान्य पीटर और उस अलौकिक पीटर के बीच का अंतर पता चलने वाला है जो किसी से मजाक नहीं करता। फिर से कहो, मैंने मांग की। मेरी बदली हुई आवाज़ एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई जिससे वह कांप उठी और अपनी जांघों को कसकर दबा लिया। और इस बार ठीक से विनती करो, उसने मुश्किल से निगला। गले में बंधा हुआ चोकर उसकी हरकत को स्पष्ट कर रहा था। चांदी की अंगूठी पुस्तकालय की मंद रोशनी में स्वामित्व के प्रतीक की तरह चमक रही थी। मैं पीटर कार्टर को अपने पास रखना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आंखें चौड़ी करके मुझे घूरते हुए। ऐसा कुछ जो उसकी सांस रोक दे और उसकी पुतलियां फैल जाएं। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस रूप की सेवा करूंगी, तुम्हारे रूप की पूजा करूंगी, लेकिन कृपया उसे मेरा होने दो, सिर्फ मेरा। मैंने झुककर उसकी नकली पूंछ पकड़ ली और उसे इतनी जोर से खींचा कि वह लड़खड़ाकर मेरे सीने से जा टकराए और जोर से चीखी, जिसे दबाने के लिए उसे दांत काटने पड़े। उसकी सिसकी कामुकता और उस झटके की ताकत से मिले सदमे का मिला जुला रूप थी। तो फिर साबित करके दिखाओ, मैंने उसके कान के पास गुर्राते हुए कहा। मेरी बदली हुई आवाज़ से उसका पूरा शरीर ऐसे हिल गया जैसे मैंने किसी बिजली के तार को छू लिया हो। क्योंकि दोपहर के खाने पर वो नाटक, मुझे अपनी संपत्ति समझकर अपने दोस्तों को शान दिखाने की कोशिश, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब मेडिसन टोरेस को ये जानने का समय आ गया है कि जब आप एक ही समय में एक दानव और एक देवता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में क्या होता है। अस्वीकरण। आगे जो होने वाला है वह एक रोल प्ले है, न कि वह कैसा व्यवहार करता है अगर यह रोल प्ले नहीं है। मैं पीछे हट गया और उसे देखा, सचमुच उस सुकुबस पोशाक में उसे देखा, और मेरे सीने में कुछ शिकारी और भूखापन गहराई से बस गया, जिससे मेरी बढ़ी हुई विशेषताएं और भी तेज हो गईं। तुम्हें लगता है कि इस कॉस्ट्यूम को पहनने से तुम मेरे सामने घुटने टेकने के लायक हो गई हो, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। मेरी बढ़ी हुई आवाज़ में इतनी धमकी थी कि वह कांप उठी और सिहर उठी। तुम्हें लगता है कि एक भद्दा कॉस्ट्यूम पहनने और अपनी पलकें झपकाने से तुम्हें मुझसे बराबरी का व्यवहार करने का अधिकार मिल जाता है। उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि निशान पड़ गए और हर रोम से फूटती हताशा के साथ एक बार सिर हिलाया। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तुम्हें यह दिखाना था कि मैं अब अपनी स्थिति को पूरी तरह समझती हूँ। तुम्हारे सामने पूरी तरह से। वो झुकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अब उसे और अच्छे से समझाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे कोई शिकारी घायल शिकार का मुआयना कर रहा हो। मेरी निगाहें उसके शरीर पर घूम रही थीं, उसके बालों में बने शैतानी सींगों से लेकर उसकी जांघों से चिपकी जालीदार स्टॉकिंग्स तक, जो उसकी जांघों को दूसरी त्वचा की तरह जकड़े हुए थीं। वह अब साफ तौर पर कांप रही थी और मैं देख सकता था कि वह अपने पैरों को आपस में रगड़ने की तीव्र इच्छा से जूझ रही थी। उसकी हर घबराहट भरी हरकत, हर रुकी हुई सांस में उत्तेजना साफ झलक रही थी। मुझे तुम्हें घसीटकर रिसेप्शन तक ले जाना चाहिए, मैंने उसके पीछे जाते हुए बुदबुदाया, इतना करीब कि मेरी सांसों से उसकी गर्दन गर्म हो गई। लाइब्रेरियन को देखने दो कि तुम मेरी निजी सेक्स टॉय की तरह कपड़े पहने हो। तुम्हें घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर करो और गवाहों के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर करो। उसकी सांसें तेजी से अटक गईं और जब उसने बात की तो उसकी आवाज़ ज़रूरत से कांपती हुई, लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। अगर यही तुम चाहते हो तो मैं कर दूंगी। मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करते हुए खुद को अपमानित करूंगी। क्या वह सचमुच तैयार है? दिलचस्प। उसकी हताशा की गहराई वाकई मनमोहक है। मैंने उसकी नकली पूंछ पकड़ी और उसे इतनी ताकत से खींचा कि वह पीछे की ओर खिंच गई, जिससे वह हौंफते हुए पुस्तकालय के कालीन पर चारों हाथों पैरों के बल गिर पड़ी। इस स्थिति के कारण उसकी स्कर्ट पूरी तरह ऊपर उठ गई, जिससे उसके गाटर्स, उसके नितंबों की गोलाई और पहले से ही भीगे हुए हिस्से को मुश्किल से ढकने वाली काली लेस और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। मैंने धमकी और वादे से भरी गहरी आवाज में कहा, मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा। और तुम ये सब मुझे स्वेच्छा से दोगे, वरना मैं इसे वैसे भी ले लूंगा और तुम्हें टूटते हुए देखकर आनंद लूंगा। मैंने जानबूझकर बड़ी धीमी और कष्टदायी गति से उसके स्कर्ट के नीचे हाथ डाला, बस अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसकी लेस वाली पैंटी के किनारे को छूते हुए। इस स्पर्श से मेडिसन के मुंह से हल्की सी आह निकली, एक ऐसी आवाज़ जिसे उसने दबाने की पूरी कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। वह पहले से ही पूरी तरह भीगी हुई है और बेताबी से कांप रही है।
ये पोशाक महज माफ़ी नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से अपना बनाने का निमंत्रण है। क्लिक करें। हम दोनों एकदम सन्नाटे में आ गए, जैसे हिरण किसी तेज रोशनी के सामने जम जाते हैं। आवाज़ें, कदमों की आहट, खतरनाक रूप से करीब आते जा रहे हैं। जैसे ही दो छात्र बगल के गलियारे में दाखिल हुए, मेरा हाथ अपने आप ही उसका मुंह ढकने के लिए आगे बढ़ा। कोई लड़का और लड़की अपने समूह परियोजना या ऐसी ही किसी तुच्छ बात पर हंस रहे थे, जिसके बारे में सामान्य छात्र तब चिंता करते हैं जब वे समर्पण की गहराई का पता नहीं लगा रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यहाँ पीछे जहाँ कोई इन पुरानी किताबों की जांच नहीं करता, लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो बगल की पंक्ति में चल रहे नाटक से बेखबर थी। मेरी निगाहें मेडिसन की आंखों में टिक गईं। मेरी निगाहों में आग, प्रभुत्व और गहरा खतरा था, जबकि उसकी निगाहों में दहशत और बेताब उत्तेजना। मेरा दूसरा हाथ अभी भी उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर टिका हुआ था, उन जगहों के बेहद करीब जहां पकड़े जाने पर यह स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। अगर वे कोने से मुड़कर मेडिसन टोरेस को एक चुड़ैल की पोशाक में, मेरे हाथ को उसकी स्कर्ट के अंदर डाले हुए, चारों हाथों पैरों के बल बैठे हुए देखते हैं, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सिर्फ खत्म नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। वह जोड़ा एक पंक्ति छोड़कर रुका, और मैं उसके कान के पास झुक गया। मेरी सांसें उसकी त्वचा पर झुलसा रही थीं। अगर वे इस कोने से मुड़ें और तुम्हें मेरे निजी शैतान वेश्या की तरह कपड़े पहने, चारों हाथों पैरों के बल चलते हुए देखें, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी धीमी आवाज़ में कि वह सुन सके, हर शब्द सोच समझकर और चुभने वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें अभी भी मेडिसन टोरेस, स्टूडेंट प्रिंसेस कहेंगे? या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें वही कहेंगे जो तुम अब सच में हो? मेरी निजी चुड़ैल वेश्या, है ना? वह मेरे हाथ पर सिर रखकर सिसकती रही। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वह बिखर रही हो। मैंने अपनी 2 उंगलियां उसकी पैंटी के किनारे के ठीक नीचे डाली, अंदर नहीं, लेकिन इतना संपर्क कि उसकी योनि गीली हो जाए और उसका पूरा शरीर बिजली की तरह कांप उठे, और वह अनजाने में मेरे ऊपर झुक गई। वे तुम्हें मेरी कहेंगे, मैंने उसके लिए जवाब दिया। मेरी आवाज़ में अधिकार का भाव साफ झलक रहा था। मेरी छोटी सी देहधारी वेश्या जो मेरी मिल्कियत बनने की भीख मांगती है। उसने हताशा में सिर हिलाया। उसकी आंखें भय और उत्तेजना के मिश्रण से इतनी चौड़ी हो गई थीं कि उसे चक्कर आने लगा था। उसे पकड़े जाने और बर्बाद होने के खतरे से मज़ा आ रहा है। पता चला कि मेरी प्रेमिका को प्रदर्शन का शौक है, और अब उसे पता चल रहा है कि यह शौक कितना गहरा है। दंपति आगे बढ़ गए। दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हुए उनकी आवाज़ें धीरे धीरे मंद होती गईं। उन्होंने हमें कभी नहीं देखा। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वे मेडिसन टोरेस की बेदाग प्रतिष्ठा के पूर्ण विनाश के कितने करीब आ गए थे। लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं हिलाया। मैंने अपनी उंगलियों को वहीं रखा, पतले कपड़े से निकलती गर्मी और नमी को महसूस किया, उसकी नब्ज़ को अपनी हथेली पर धड़कते हुए महसूस किया। मैं नीचे झुका और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर, ठीक उसी जगह पर जहां कॉलर उसकी त्वचा से लगा हुआ था, धीरे से काट लिया, जिससे उस पर निशान बन गया। तुम उन्हें इस हालत में देखने के लिए तैयार थी, है ना? मैंने उसके गले में फुसफुसाते हुए कहा। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हुए उन्हें देखने के लिए तैयार थी। जी हाँ, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मेरी हथेली से दबी हुई और ज़रूरत से भरी हुई आवाज़ में। अगर इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने पास रखोगे, अगर इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना मानोगे। वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सामाजिक रुतबा, अपने परिवार की उम्मीदें, सिर्फ इसलिए कि वह पूरी तरह से मेरी हो जाए। अच्छी लड़की। मैं पीछे हट गया और खड़ा हो गया। मेरी बढ़ी हुई उपस्थिति उसके ऊपर हावी हो गई, क्योंकि वह उस समझौतावादी स्थिति में चारों हाथों पैरों पर बनी रही, मेरी ओर ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका व्यक्तिगत भगवान और शैतान का मिला जुला रूप हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ, मेडिसन? मैंने नर्म आवाज़ में पूछा, लेकिन मेरी आवाज़ में एक तीखापन था जिससे वह कांप उठी। मैंने झुककर उसका हाथ पकड़ा और आश्चर्यजनक कोमलता से उसे खड़ा कर दिया। यह मेरे द्वारा दिखाए जा रहे प्रभुत्व के बिल्कुल विपरीत था, और वह दयालुता किसी तरह उस कठोरता से कहीं अधिक विनाशकारी थी। मैंने उससे कहा, मैं माफ़ नहीं करता, और उसके इतना करीब आ गया कि वह मेरे रूपांतरित शरीर से निकलती गर्मी को महसूस कर सके, इतना करीब कि उसका पहनावा मेरे कपड़ों से छू गया। लेकिन मैं अपना हक पूरी तरह से, अटल रूप से लेता हूँ। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर हल्के से छुए, बस इतना सा स्पर्श कि वह और अधिक पाने की चाह में आगे झुक गई, और जब मैं पीछे हटा तो वह सिसक उठी। और अब जब तुमने मुझे अपनी शर्म और अपनी वफादारी दोनों दे दी हैं, अब जब तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दोगी। मैं रुका, तनाव को बढ़ने दिया जब तक कि वह लगभग कांपने लगी। हो सकता है मैं तुम्हें अपने पास रखने का फैसला कर लूँ। वह कांप उठी, उसका पूरा शरीर किसी बिजली के तार की तरह हिल रहा था जो कभी भी टूट सकता था। उस चुड़ैल की पोशाक ने उसकी हर प्रतिक्रिया को स्पष्ट कर दिया था। हर सांस से कोर्सेट उसकी त्वचा पर खिसक रहा था, और हर कंपन इस बात को उजागर कर रही थी कि वह किस तरह पूरी तरह से बिखर रही थी। पीटर कार्टर का क्या होगा? उसने धीमी, कमज़ोर और बेबस आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा। क्या मैं उसे अभी भी पा सकती हूँ? प्लीज़।
उन्नत संस्करण के लिए घुटनों के बल बैठे हुए भी वह अभी भी सामान्य पीठ के बारे में सोच रही है। ये या तो बहुत प्यारा है या बहुत ही घिनौना, लेकिन क्यों न दोनों ही हों। मैं रुक गई, उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जिस तरह उसका मेकअप थोड़ा सा फैल गया था, जिस तरह उसके होंठ काटने से सूज गए थे, जिस तरह वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी पूरी दुनिया अपने हाथों में थाम रखी हो। फिर मैंने अपने रूपांतरित चेहरे पर धीरे धीरे एक शिकारी जैसी मुस्कान फैलने दी। मैंने उसे पूर्ण दृढ़ता से कहा, मैं अपनी चीज़ें साझा नहीं करती, जिससे उसका चेहरा निराशा से थोड़ा सिकुड़ गया। फिर मैंने उसे एक तीव्र अधिकारपूर्ण चुंबन में जकड़ लिया, जिसने उसके मुंह को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, उसके शरीर के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया, उसे हौंफने और बेबस छोड़ दिया। और जब मैंने आखिरकार उसे छोड़ा तो वह मुझसे लिपट गई। उसे छोड़ने से ठीक पहले मैंने उसके होठों पर फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आवाज़ कोमल थी लेकिन उसमें पूर्ण अधिकार था। लेकिन मैं तुम्हें उसे उधार दे सकता हूँ, अगर तुम बहुत बहुत अच्छे हो। अगर तुम साबित कर दो कि तुम मेरी सेवा उस तरह कर सकते हो जिस तरह मैं सेवा पाने का हकदार हूँ। एएन, मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हमारे बीच की हवा मिनटों से स्थिर है, केवल हम ही हिले हैं। मेडिसन की सांसें बेतहाशा चल रही हैं, तेज, उथली, घुटती हुई, मानो वो किसी धागे के सहारे जी रही हो। उसकी जांघें कसकर दबी हुई हैं, मानो वो अपने ही शरीर से लड़ रही हो। त्वचा कोमल, कांपते हुए गुलाबी रंग की हो गई है, होंठ खुले हैं और चाहत से लथपथ हैं। उसके वो छोटे शैतानी सींग अब टेढ़े हो गए हैं, उसके बिखरे बालों में उलझे हुए हैं। जहां मैं रहा हूं, छूता रहा हूं, छेड़ता रहा हूं, हुक्म देता रहा हूं। और जिस तरह से वह मुझे देख रही है, मानो मैं एक ही पल में उसका उद्धारकर्ता और उसका जल्लाद हूँ। वह पूरी तरह से टूट चुकी है, और मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है। मैं उसके ठीक सामने खड़ा हूँ, एक हाथ उसकी कलाई पर इस तरह लिपटा है जैसे वो मेरी ही हो, दूसरा हाथ धीरे धीरे और बेरहमी से उसकी ठुड्डी पर फिर रहा है। बस इसी से वो बिखर जाती है, सिर्फ मेरे ख्याल से। कह दो, मैं उससे धीमी और शांत आवाज़ में कहती हूँ, लेकिन ये बात तूफान की तरह उस पर असर करती है। वो जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ। सच कहूँ तो उसे उस पोशाक को पहनने के क्षण से ही पता है। मेडिसन अपने होठों को चाटती है, ऐसे निगलती है जैसे उसे दर्द हो रहा हो, और जब आखिरकार उसकी आवाज़ निकलती है तो वह मुश्किल से एक सांस से ज़्यादा कुछ नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ले जाओ, वह टूटी हुई और बेबस आवाज़ में फुसफुसाती है। यहीं पर, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में, मेडिसन टॉरेस ऐसी जगह पर बर्बाद होना चाहती है जहाँ किसी भी पल कोई भी अंदर आ सकता है। मैं अपना सिर झुकाकर उसकी बेबसी को समझने की कोशिश करता हूँ। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में, हाँ, वह रुंधे हुए स्वर में बोली, कृपया, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। अब वो गिड़गिड़ा रही है। अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि इस पल तक वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तुम किसी दानव की तरह कपड़े पहनकर किसी ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध बनाना चाहती हो जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। मैं फुसफुसाता हूँ, मेरे होंठ उसके गाल के किनारे को छूते हैं। वह बुरी तरह कांप उठी, उसका पूरा शरीर ऐसे हिल रहा था मानो शब्दों से ही वह बिखर जाएगी। हाँ, हे भगवान, हाँ, मैं गुर्राते हुए कहता हूँ। मेरी आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है कि लगभग फुसफुसाहट जैसी हो जाती है। तुम नष्ट होना चाहते हो, मेरे उस रूप से जो प्यार नहीं करता, माफ़ नहीं करता, बस लेता है। उसकी सांस अटक जाती है, फिर वह बिखर जाती है। हाँ, वह चिल्लाए, प्लीज़, मैं तुम्हें इतना बुरी तरह चाहती हूँ कि दर्द हो रहा है। वो मेरे लिए पूरी तरह से टूट रही है, सिर्फ मेरे लिए। मैंने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां उसके सुकुबस के पतले कपड़े को भेद गईं, और वह मुझ पर झुक गई, मानो और ज्यादा की भीख मांग रही हो, कम की नहीं। मानो अब उसके लिए दर्द और आनंद एक ही चीज़ हो। घुटनों के बल बैठ जाओ, मैंने कहा। वह झट से नीचे गिर जाती है और धड़ाम से कालीन पर जा गिरती है। कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, एकदम सही। वह सीख रही है, पूजा करने के लिए नहीं, मैंने उससे कहा, एक हाथ से अपनी बेल्ट खोलते हुए। मेरी आवाज़ तेज थी, बल्कि अपनी मुक्ति पाने के लिए। वह फिर से सकती है। उसके हाथ कांपते हुए मेरी जांघों पर टिक जाते हैं। वह जल रही है, गाल लाल, सांसें तेज, आंखें चाहत से चौड़ी, मानो वह मुझसे माफ़ी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जब आखिरकार मैंने खुद को छुड़ा लिया तो उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया। हाँ, वह फिर से भूल गई कि मैं कितना बड़ा हूँ। उसकी आंखों की पुतलियां जिस तरह से चौड़ी हो जाती हैं, वह लगभग मनमोहक है। तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी, मैंने उससे सीधे सीधे कहा। वह पागलों की तरह सिर हिलाती है। मैं कोशिश करूंगी, कृपया, मुझे कोशिश करने दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। मैंने उसके बालों का एक गुच्छा मजबूती से, संयम से पकड़ा और उसे मेरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। मैंने कहा, तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। तुमने मुझे खिलौने की तरह समझा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे पता है, वह हौंफते हुए बोली, उसके होंठ मेरे लिंग के सिरे को छू गए। मुझे माफ़ करना, मुझे इसे ठीक करने दो, मुझे इसे सही करने दो।
मेडिसन टोरेस एक लाइब्रेरी के बीचों बीच मेरे लिंक को चूस कर दम घोंटने वाली है, क्योंकि उसे दोपहर के भोजन के समय मुझे शर्मिंदा करने का बुरा लग रहा है। आज का दिन और भी बेहतर होता जा रहा है। वह अपना मुंह खोलती है और तुरंत छटपटाने लगती है। उसका गला सूख जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और मेरे आधे अंदर जाने से पहले ही उसे उल्टी आने लगती है। वह इसके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन ये बात उसे रोकती नहीं है। उसके नाखून मेरी जांघों में गड़ जाते हैं। वह अपने शरीर से लड़कर कुछ साबित करना चाहती है, और यही बात उसे परिपूर्ण बनाती है। वह अपनी सीमाओं को पार कर रही है। मेरे लिए यही सच्ची आज्ञाकारिता है, यही सच्चा पश्चाताप है, और मैं इसे बेरहमी से पुरस्कृत करने वाला हूँ। मैंने गहरी सांस छोड़ी, तेज कांपती हुई आदिम सी। उसके मुंह में ऐसी गर्माहट थी मानो मेरे अंदर बची हुई थोड़ी सी भी संयम की भावना को पिघला दे। मेरी तीव्र इंद्रियों ने उसके जबड़े की हर हरकत, हर सांस, उसके होठों पर चमकती थूक की हर बूंद को महसूस किया जब वह हाँफते हुए पीछे हटी। उसकी आंखें आंसुओं और ज़रूरत से धुंधली थीं, आवाज़ इतनी धीमी और सिसक रही थी कि उसे भाषा कहना मुश्किल था। मैं नहीं कर सकती, वह कांपते हुए हकलाने लगी। ये बहुत बड़ा है, मैं इसे पूरा नहीं ले सकती। उसकी आवाज़ में हार की वो हल्की सी झलक देखकर मेरे अंदर से हरन दौड़ गई। वो हताश थी, अपने शरीर पर गुस्सा थी कि वो इतनी जल्दी हार क्यों नहीं मान रहा था। और हे भगवान, उस पल ने मुझ पर गहरा असर डाला। उसे मेरे लिए खुद से लड़ते देखना। मैं हिला तक नहीं, पलकें भी नहीं झपकाईं, बस उसे घूरता रहा। हमारे बीच के सन्नाटे को मैं अपने नियंत्रण में लिए बैठा था। वह घुटनों के बल बैठी थी, पहले से ही बुरी तरह थकी हुई थी, और मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। मेरी चुप्पी मेरे शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से चीख रही थी, जब तक कि आखिरकार मैंने शब्द नहीं बोल दिए। मैं तुम्हें जो भी दूंगा तुम वही लोगे, मैंने गुर्राते हुए कहा। मेरी आवाज़ आग पर जमी बर्फ की तरह थी। फिर मैं हिल गया। मैं एक ही झटके में घुटनों के बल बैठ गया, उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया जैसे कि मुझे पूरा अधिकार हो। वह हौंफने लगी। उसे मुश्किल से समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे वहीं लाइब्रेरी के फर्श पर मेरे ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। किताबों की अलमारी की ठंडी धातु उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस गई, जबकि मेरी छाती उसकी छाती से चिपक गई, गर्म, ठोस, अटल। वह पल भर के लिए स्तब्ध रह गई, यह महसूस करते हुए कि उसने कितने कम कपड़े पहने हैं। वह छोटी सी स्कर्ट कोई सुरक्षा नहीं दे रही थी, उसकी गर्मी सीधे मेरे लिंग के भारी वजन से टकरा रही थी। बस तनाव और इच्छाशक्ति का ही सहारा था। अब उसे बर्बाद करने का समय आ गया है। उसकी सिसकी धीमी और घबराहट भरी थी। आने वाली विकराल स्थिति के भय से उसका शरीर पहले से ही कांप रहा था। मैं तैयार नहीं हूँ, उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत ही उसकी बात काट दी। तुम मेरी हो। मेरी आवाज़ उसके गले पर किसी के हाथ की तरह लगी, धीमी, आदेशात्मक, निर्णायक। और अगर मैं कहूँ कि समय आ गया है, तो सच में समय आ गया है। उसने बेतहाशा और हौंफते हुए सिर हिलाया, मानो उसकी सारी बची खुची प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई हो। उसकी मुट्ठियां मेरी कमीज को कसकर पकड़े हुए थीं, मानो उसे किसी सहारे की जरूरत हो, जबकि उसका पूरा शरीर बिखर रहा था। मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने अपने होंठ उसके होंठों से सटा दिए, उसकी सांसें रोक लीं, उसकी बेबसी का स्वाद चखा। यह महज एक चुंबन नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक वादा था, एक सीधा दावा था। जब मैं उससे अलग हुई तो हमारे होंठ मुश्किल से ही अलग हुए थे। मैंने उसके मुंह के पास फुसफुसाया, चुप रहने की कोशिश करो, अगर हो सके तो। और फिर मैंने दबाव बनाया, बस थोड़ा सा, बस इतना ही काफ़ी था। उसके शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे मैंने उसकी आत्मा को उसकी रीढ़ की हड्डी तक झकझोर दिया हो। वह बुरी तरह झुक गई, उसकी पीठ एक कसे हुए धनुष की तरह मुड़ गई, सिर पीछे की ओर झुक गया, मुंह एक चीख के लिए खुला था जो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए। एक हाथ उसके पीछे शेल्फ पर जा लगा, उंगलियां किसी ठोस चीज को टटोल रही थीं। दूसरा हाथ मेरे कंधे में गड़ गया, ऐसे जकड़ा जैसे वह डूब रही हो, और मैं ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे डूबने से रोक रही थी। वह बोल नहीं सकती थी, सोच नहीं सकती थी, अब सब कुछ संवेदनाओं से भरा था। बस गर्मी, दबाव और अफरा तफरी थी। मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैं चाहता था कि वह हर पल को महसूस करे, हर इंच को। मेरी गति धीमी थी, जानबूझकर, मांग भरी, उसे ऐसी गहराई में घसीट रही थी जहां से वह वापस नहीं आ सकती थी। उसका शरीर कसकर सिकुड़ गया, मानो मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो, जबकि उसके शरीर का हर अंग मुझे रुकने के लिए कह रहा था। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत जल्दी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसकी जांघें सहज रूप से कस गईं, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसकी कमर पर मेरी पकड़ और भी मजबूत, दृढ़ और अटूट हो गई। अब वह मेरी थी और मैं उसे भागने का एक इंच भी मौका नहीं देने वाला था। भागना नहीं, मैंने उसके कान में धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। मेरी गर्म सांसें उसके लाल चेहरे पर पड़ रही थीं। तुमने खुद ही ऐसा चाहा था, भूलने का नाटक मत करो। वह मेरी गर्दन में सिर रखकर सिसक रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी, सांस फूल रही थी। वह बार बार मेरा नाम फुसफुसा रही थी, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो, या शायद कोई अभिशाप।
चाहे जो भी हो, मैं ही उसका जवाब था। मैं तेजी से आगे बढ़ा, उसे अपने साथ आगे पीछे खींचता हुआ। मैंने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, गले से निकलती एक दबी हुई गुर्राहट के साथ उसे और करीब खींच लिया। मेरे हाथ उसकी त्वचा पर कसकर दबे हुए थे, उसे अपने से जकड़े हुए थे और मैं उसकी हर हरकत को नियंत्रित कर रहा था। उसने सहज ही अपनी पीठ झुका ली, अपनी गर्माहट को मेरे शरीर से और कसकर सटा लिया। ये स्पर्श लगभग बिजली के झटके जैसा था। ग्रर, धप धप, वह हौंफने लगी, उसकी सांस गले में अटक गई जैसे अचानक तेज हवा अंदर ली हो। उसकी छाती असमान रूप से ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह चुप रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, हर सांस कांपती और कर्कश थी। उसके होंठ एक पल के लिए खुले और फिर झट से बंद हो गए, उस कराह को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो बाहर निकलने वाली थी। हे हा, तेज सांस, मैंने इसे महसूस किया, वह क्षण जब उसने लड़ना बंद कर दिया। उसकी मांसपेशियां नर्म हो गईं, कांप रही थीं लेकिन ढीली थीं, प्रतिरोध की वह आखिरी परत आखिरकार हमारे बीच की गर्मी में जल गई। उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। अब कोई झिझक नहीं, अब इसे एक साथ रखने की कोशिश नहीं, बस कच्ची, हताश समर्पण की भावना। यही वो पल था जब मैंने मुस्कुराया, धीमी, गहरी, जंगली सी मुस्कान। क्योंकि अब वह हर तरह से मेरी थी। उसकी गर्माहट ने मुझे इस तरह जकड़ लिया मानो इसी के लिए बनी हो, कसकर और गर्मजोशी से, जैसे मखमली दबाव लोहे पर लिपटा हो। मैं धीरे धीरे, इंच इंच करके, उसमें समाता चला गया, जब तक कि और आगे जाना संभव नहीं हो गया। जब तक कि मैं उसके दिल की धड़कन को उसके सिरे से महसूस नहीं कर सका। जब तक कि हम एक दूसरे में विलीन नहीं हो गए, हमारे बीच कोई जगह नहीं बची। वह मेरी गोद में कांप रही थी, उसका माथा मेरे माथे से सटा हुआ था, उसकी आंखें चौड़ी और बेजान थीं, और वह हौंफ रही थी। उसके नाखून मेरी कमीज को ऐसे जकड़े हुए थे मानो यही आखिरी चीज हो जो उसे इस दुनिया से जोड़े रखती हो। हम हिले नहीं, हम हिल ही नहीं सकते थे। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। लोगों के बस कुछ ही दूरी पर खड़े होने के कारण, हमारे बीच फैली इस खामोशी के कारण, जो कांच की तरह बिखरी हुई थी, एक तेज सांस से टूट सकती थी। वह धीरे से सिसक उठी, अपने होंठों को इतनी जोर से काटा कि त्वचा लगभग फट गई। उसका शरीर मेरे शरीर से लिपट गया, उमड़ती हुई भावनाओं को रोक पाने में असमर्थ। उसकी सांसें बार बार अटक रही थीं, चुप रहने की कोशिशों के बावजूद उसके मुंह से बेबस छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थीं। मफ, मैंने अपने जबड़े को कसकर भींच लिया, अपनी कराह को वापस अपनी छाती में दबा लिया। मेरा हाथ जमीन पर टिका हुआ था, मेरी दूसरी बांह ने उसके कूल्हे को स्थिर रखा, उसके शरीर को वह सब कुछ समझने में मदद की जो मैंने उसे दिया था। धत्तेरे की, मैंने कांपती हुई आवाज में, धीमी सी आवाज में कहा। तुम बहुत गर्म हो, हद से ज्यादा परफेक्ट। वह सिसक उठी, उसने अपनी कलाई को जोर से दांतों से दबा लिया। आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, खुद को बिखरने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पहले ही आधी बिखर चुकी थी। मैंने धीरे धीरे, नियंत्रित ढंग से अपनी कमर हिलाई, उसे अपने करीब खींचते हुए। उसका पूरा शरीर हिल गया। उसके मुंह से एक और तेज आवाज निकली। मेरे हाथ उसकी कमर पर फिसलते गए, उंगलियां उसके शरीर की वक्र रेखाओं पर धीरे धीरे गर्म लकीरें बनाती गईं। मैं अपने स्पर्श के नीचे हर कंपन, उसके शरीर में आग की तरह दौड़ती हर छोटी सी सिहरन को महसूस कर सकता था। उसकी त्वचा मेरे हाथों के नीचे जल रही थी, मानो आग में जल रही हो, जीवंत और अति संवेदनशील। मैंने तेजी से हरकत की, उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया, अपने होंठ उसके कान से सटाकर उसे फिर से झुलाने लगी। हम जम गए, पास ही कहीं, कोई हंसा। कदमों की आहट, किताबें ढेर की जा रही थीं। बहुत करीब, हमने सांस नहीं ली, हमने पलकें नहीं झपकाईं। मैं अभी भी उसके अंदर था, गहरा, भरा हुआ, और हर सेकंड किसी आपदा की उल्टी गिनती की तरह बीत रहा था। फिर चुपचाप मैं फिर से हिल गया। बस उसके कूल्हों का एक छोटा सा घुमाव, उसे इसके माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए, मेरी हथेली पर कोमल सांसें लेते हुए। उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी जांघें मेरे चारों ओर कांप उठीं, और इन सब के बावजूद वह रुकी नहीं, भागी नहीं। उसने सब कुछ सह लिया, एक एक इंच, एक एक हरकत। मेरी प्यारी बच्ची। खामोशी में हमारे जुड़ाव की हल्की फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी। फ्लोरोसेंट लाइटों की गुनगुनाहट, हमारे बाहर से शेल्फ की चरमराहट। मेरी सांसें फिर से उसके कान तक पहुंची, नर्म, धीमी, लेकिन घातक। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बेबी। मैं उसके भीतर और गहराई तक चला गया, इतना कसा हुआ, मानो तुम इसी के लिए बने हो। वह मेरे हाथ में सिर रखकर सिसक रही थी, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, उसके अंदर बढ़ता दबाव महसूस हो रहा था जिसे निकलने की कोई जगह नहीं थी। न कोई आह, न कोई चीख, बस टूटी फूटी सिसकियां और उखड़ी हुई सांसें। वह बुरी तरह कांप रही थी, उसके कंधे हिल रहे थे क्योंकि संवेदनाएं उस पर पूरी तरह हावी हो गई थीं। उसकी सांसें अनियमित थीं, हर सांस एक कांपती हुई सिसकी थी जो भावनाओं से भरी हुई थी। वह अपनी मुट्ठियों और योनि को बार बार भींच रही थी और खोल रही थी, चुप रहने का संघर्ष उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह .. हाँ, मेरी हर अंतरात्मा मुझे बेकाबू होने के लिए उकसा रही थी।
उसे पाने के लिए, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए। लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। इसलिए नहीं कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसे ठीक ठीक पता चले कि असल में कौन प्रभारी है। उसकी लय मेरी लय से मेल खा रही थी, धीमी, कांपती हुई, स्थिर। वह हर सांस से, अपने शरीर के हर हिस्से से मेरी आराधना कर रही थी। ये सिर्फ यौन संबंध नहीं था, ये समर्पण था। वह मुझसे ऐसे लिपट गई जैसे मैं ही उसकी मुक्ति का साधन हूँ। और जब मुझे पता चला कि वह बिल्कुल टूट चुकी है, पूरी तरह बिखरने और अपने पिता के पास आने की कगार पर है, तो मैं उसके करीब झुक गई और उसे वह दिया जिसकी उसे जरूरत थी। मैंने धीरे धीरे अपनी कमर हिलाई, जानबूझकर दबाव डालते हुए, और गहराई तक धकेला। हर हरकत सोची समझी थी, हर बदलाव से उसकी योनि में खिंचाव और ढीलापन लहरों की तरह आ रहा था। उसकी योनि की मांसपेशियां मेरे चारों ओर कस गईं, उसकी योनि का हल्का खिंचाव मेरे लिंग को और आगे और गहराई तक धकेल रहा था, जब तक कि मैं उसकी योनि के हर हिस्से को कसते और फटने की कोशिश करते हुए महसूस नहीं कर सका, जब वह चरम सुख तक पहुंची। त्रम त्रम, पाह पाह, एक शब्द उसके मुख से प्रतिज्ञा की तरह फुसफुसाया गया। मेरी, और बस ऐसे ही वह बिखर गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, उसका सिर पीछे की ओर झुक गया क्योंकि वह संवेदनाओं की लहरों में खो गई थी। उसकी उंगलियां मेरे कंधों में गड़ गईं, उसके नाखून छोटे छोटे अर्धचंद्राकार निशान छोड़ रहे थे क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए मुझे थामे हुए थी। उसकी सांसें एक उन्मत्त लय में थीं, तेज और उथली, जैसे वह भावनाओं में डूब रही हो। हे शिट पीटर। मेडिसन मुझ पर गिर पड़ी, बेजान और चमकती हुई। उसका चेहरा मेरी गर्दन में दबा हुआ था, उसका शरीर किसी ऐसी चीज के बाद कांप रहा था जिसके लिए वह तैयार नहीं थी, लेकिन जिसका पीछा करना वह रोक नहीं पा रही थी। उसकी कराहें गायब हो गई थीं, उनकी जगह कोमल, कांपती हुई सांसें आ गई थीं। उसकी त्वचा अति संवेदनशील थी। उसकी पकड़ ढीली थी लेकिन जरूरतमंद थी। मेडिसन टोरेस को एक सार्वजनिक पुस्तकालय के धूल भरे कोने में पाया गया था और ऐसा लग रहा था मानो उसने स्वर्ग को छू लिया हो और साथ ही साथ उससे बिजली का झटका भी लग गया हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो वह मेरी छाती से लिपट गई। मेरी बाहें उसके शरीर के चारों ओर इस तरह जकड़ी हुई थीं मानो वह बहुत नाजुक हो, मानो वह पहले वाली राक्षसी लड़की न होकर कोई कोमल, डरी हुई और पूरी तरह से मेरी हो। मेरे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही थी वह अंधकार में स्वामी की उपस्थिति जिसने उसे पिघला दिया था, धीरे धीरे क्षीण होने लगी। मेरी आवाज़ नर्म पड़ गई, मेरा नियंत्रण प्रभुत्व से हटकर सुरक्षात्मक हो गया। और इन सब के नीचे मैं ही था, बस पीटर, सामान्य, थका हुआ, थोड़ा अभिभूत पीटर। मैंने उसके चेहरे से बाल हटाए और फुसफुसाते हुए कहा, हे, तुम ठीक हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सीने के बीचों बीच, ठीक मेरे दिल के ऊपर, एक चुंबन दिया। एक कोमल, श्रद्धापूर्ण स्पर्श जिसने मेरे सीने में कुछ हलचल पैदा कर दी। वह अब मेरे शक्तिशाली रूप के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर रही थी, वह सब कुछ चाहती थी, मेरा पूरा अस्तित्व। सिस्टम अचानक चालू हो गया, मेरी आंखों के सामने हल्की गुलाबी रोशनी चमकने लगी। सिस्टम रिवार्ड, पब्लिक रिस्क चेन हासिल की गई। गतिविधि विवरण, होठों पर चुंबन, जोड़ 50 एसपी। दानव सुकुबस कॉसप्ले रोलप्ले, जोड़ 140 एसपी। सार्वजनिक जोखिम यौन संबंध, जोड़ 490 एसपी। हल्का BDSM, मौखिक नियंत्रण, भावनात्मक संयम और प्रभुत्व, जोड़ 300 एसपी। ऑर्गेजम नियंत्रण, दबी हुई आवाजें, इनकार, जोड़ 120 एसपी। पूर्ण यौन संबंध, सार्वजनिक क्षेत्र, जोड़ 700 एसपी। भावनात्मक जुड़ाव, घनिष्ठता के बाद, जोड़ 200 एसपी। कुल 2000 एसपी। बोनस उपलब्धि अनलॉक हुई, वह मेरी है। किसी साझेदार को दोनों रूपों के प्रति वफादार के रूप में सफलतापूर्वक चिन्हित करें। जोड़ 500 एसपी, जोड़ 100 मूल एसपी। अंतिम कुल 2600 एसपी। ये $2,60,000 है। लाइब्रेरी में एक चक्कर लगाने से ही मैंने उतना कमा लिया जितना कि ज़्यादातर वयस्क लोग सालों में कमाते हैं। अलौकिक खेल बहुत ही दमदार था। मैंने स्क्रीन को बंद किया और उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे सहला रही थीं और उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं। अंत में उसने मेरी ओर देखा, उसकी आवाज़ भारी थी। क्या दावा किए जाने का एहसास ऐसा ही होता है? मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चुंबन लिया। तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी हो और फिर किसी भगवान ने मुझे चूम लिया हो, वह कमजोर हंसी हंसते हुए बोली। सच कहूं तो यह शायद अब तक का सबसे सटीक वर्णन है जो मैंने सुना है। मैंने धीरे से कहा, मैं इसे अपनी जीत मानूंगा। फिर उसने ये बात कही। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, उसकी आवाज़ में सच्चाई झलक रही थी। मैं तुम्हारा हूँ, चाहे मैं तुम्हारे किसी भी रूप से बात कर रहा हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया। वह खुद को सिर्फ उस आदमी को नहीं सौंप रही थी जिसने नियंत्रण ले लिया था, वह पूरे ब्रह्मांड को चाहती थी, और वह इस बारे में पूरी तरह गंभीर थी। मैंने उसे कपड़े पहनने में मदद की। मैंने अपनी कमीज उसके फटे हुए परिधान के ऊपर पहना दी, उसकी लाल त्वचा को एक मौन स्वीकृति की तरह ढक लिया।
वह राक्षसी अब जा चुकी थी और अब क्या बचा था? यह मेरा था, मेडिसन टोरेस। बर्बाद। फिर से तार जोड़े गए। पुस्तकालय के गलियारे में पुनर्जन्म हुआ, और जैसे ही उसने अपने कपड़े के बटन बंद किए, मुझे लगा कि मैं वापस अपने सामान्य रूप में लौट आया हूँ। शेल्फ के पीछे से एक धीमी सी आह सुनाई दी। हम जम गए। धत तेरे की। हमारे अनुभाग के प्रवेश द्वार पर एक आकृति जम गई, कोई छोटी लड़की, शायद एक प्रथम वर्ष की छात्रा, चौड़ी आंखों और खुले होठों के साथ, जैसे कि वह अभी अभी किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गई हो जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर उसने पोशाक देख ली या फोन निकाल लिया तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मेरी सांस एक पल के लिए थम गई, दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर मैंने नीचे देखा। मेडिसन ने मेरी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके कंधों से लटक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, टांगें नंगी थीं, लेकिन वो अजीबोगरीब चुड़ैल का पहनावा गायब। किसी भी तरह के कॉस्प्ले का कोई सबूत नहीं था। बस दो छात्र एक दूसरे को चूमते हुए पकड़े गए। हाई स्कूल के मानकों के हिसाब से यह कोई बहुत बड़ी शर्मनाक घटना नहीं है। ऐसा हर मंगलवार को जिम के पीछे होता है। लड़की ने पलकें झपकाईं, उसकी नज़रें मेडिसन और मेरे बीच ऐसे घूम रही थीं जैसे वो हाई स्कूल की किसी शर्मनाक अफरा तफरी में फंस गई हो। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं अपने सामान्य रूप में थी। मेडिसन ने जरा भी देर नहीं की। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे ऐसे चूमा जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो, जैसे हम दो प्यार में डूबे किशोर हों जो रोमांस के बीच में ही पकड़े गए हों। कोई बड़ी बात नहीं। मेरी प्रेमिका के पास फौलादी हौसला और त्वरित सोच है जो शायद CIA को भी प्रभावित कर देगी। उसने अभी अभी एक ऐसा डैमेज कंट्रोल मूव किया है जैसे वह अपने पूरे जीवन में इस खास पल के लिए पूर्वाभ्यास कर रही हो। उस छात्रा के गाल गहरे लाल हो गए। उसने जल्दी से सॉरी कहा और फिर जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, एड्रेनालाइन का प्रवाह तेज था, लेकिन मेडिसन ने मेरे होठों पर धीरे से हंस दिया। देखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी गर्म सांसें मेरे होठों पर पड़ रही थीं। अब तो तुम्हारे शर्मीले रूप में भी कुछ खतरा नजर आता है। मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसे फिर से चूमा, नरमी से। इस बार कोई गुर्राहट या प्रभुत्व नहीं, बस दो लोगों के बीच शुद्ध, सच्चा स्नेह, जिन्होंने अभी अभी एक अविश्वसनीय अनुभव साझा किया था। क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मेरी निगाहें उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं। वह असमंजस में पड़कर पलकें झपकाईं। मतलब क्या था? जब तुमने कहा कि तुम मेरी हो, पूरी तरह से मेरी। मेडिसन ने मेरे गाल को अपने हाथों में लिया और उसका अंगूठा मेरे निचले होंठ पर ऐसे फिरा जैसे वह दुनिया की सबसे नाजुक चीज हो। मैंने एक एक शब्द दिल से कहा है। पीटर कार्टर, प्यारा जीनियस। डार्क पीटर, चलता फिरता पाप। मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ, पूरी तरह से। वह मेरे दोनों रूपों पर अपना हक जता रही है। ये या तो अब तक की सबसे रोमांटिक बात है या मेरे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। दोनों ही बातें। यह एक दमदार किरदार की ऊर्जा है और मैं इसे पसंद करती हूँ। मैं बस उसे देखता रह गया। सुंदर, बिखरे हुए बाल मेरी कमीज में आधे दबे हुए, किसी तरह वह जितनी खूबसूरत दिखनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे तुम पर भरोसा है, मैडी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें नर्म, गर्म और स्थिर हो गईं। अच्छा, क्योंकि कल मैं तुम्हें दुनिया से मिलवाना शुरू करूंगी। सिर्फ उस लड़के के रूप में नहीं जिसके साथ मैं डेट कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन उस आदमी के रूप में जिससे मैं संबंधित हूँ। जब हम लाइब्रेरी से बाहर निकले तब तक लिंकन हाई स्कूल में अफवाहें जोरों से फैल चुकी थीं। जब मेडिसन टॉरेस पीटर कार्टर के साथ गायब हो जाती है और उसकी कमीज पहने और बुरी तरह बिखरे बालों के साथ वापस आती है तो खबर बहुत तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया, शायद इस पर जमकर जश्न मनाया जा रहा होगा। ग्रुप चैट, बिल्कुल ही बेकाबू माहौल होगा। मेरा फोन लगातार बजता रहा। टॉमी, भाई, लोग कहते हैं कि तुम और मेडिसन लाइब्रेरी में किस करते हुए पकड़े गए थे। सच बोल रहे हो? कॉनर, यार, तुम कहाँ हो? ग्रुप चैट में तो हंगामा मच गया है। अज्ञात संख्या, सुना है तुम्हें आखिरकार कुछ मिल ही गया, हा हा हा। और बस, पीटर, अब तुम हाई स्कूल के ड्रामे के केंद्र में हो। अब समय आ गया है कि तुम बाकी सब लोगों के उलझे हुए रियलिटी शो में स्टार बनो। लेकिन सच कहूं तो मुझे अफवाहों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें जो कहना है कहने दो। मैं तो बस इस बात का हिसाब लगाने में व्यस्त हूं कि मैंने अभी अभी कितना पैसा कमाया है और उसे किस चीज़ पर खर्च करना है। मैंने पार्किंग स्थल की ओर चलते हुए कहा, मेडिसन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हाल है? मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है, अपने दोनों रूपों के लिए। मैं रुका, पूरी तरह से पागल न लगने की कोशिश करते हुए। कल के पॉइंट्स और आज की गतिविधियों के बीच मेरे पास लगभग 270,000 डॉलर मूल्य की परिवर्तनीय मुद्रा है। हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ। कमाल है, ज़्यादातर वयस्कों से भी ज़्यादा अमीर। और मैंने ये सब अलौकिक शक्तियों से कमाया है। मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर किशोर होने के लिए पैसे मिल रहे हैं। ये तो किसी एनीमे के हीरो जैसी बात है और मुझे इसमें मज़ा आ रहा है।
मेडिसन रुक गई और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैंने उसे अभी अभी बताया हो कि मुझे एक यूनिकॉर्न मिला है। तुमने अभी क्या बनाया? बस इतना समझ लीजिए कि मेरे प्रदर्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैंने अपने बालों में हाथ फेरा। बात यह है कि अब मैं आखिरकार अपने पूरे वार्डरोब को अपग्रेड कर सकती हूँ। मेरा बदला हुआ रूप अब उच्च समाज में चलेगा और इसका मतलब है कि मुझे वैसा दिखना भी होगा। अलौकिक आकर्षण के मार्ग के लिए उत्कृष्ट प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। मेडिसन की आंखें क्रिसमस की सुबह की तरह चमक उठीं। क्या तुम शॉपिंग करने चलना चाहती हो? मतलब, जमकर शॉपिंग? मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। मुझे पता है कि इस बदलाव से ये अफवाहें फैलेंगी कि आप मेरे नए लुक के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच की मुझे परवाह नहीं। मैं अपने सपनों को जी रही हूँ और मैं गपशप को इसे खत्म नहीं करने दूंगी। मैं फालतू की बातों में उलझने वाले बेवकूफ़ों को सफाई देकर संतुष्ट नहीं करने वाला। उन्हें जो मानना है मानने दो। नफरत करने वाले तो नफरत करते रहेंगे और मैं जीतने में इतना मशगूल रहूंगा कि मुझे परवाह ही नहीं होगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और नई ऊर्जा के साथ मुझे पार्किंग स्थल की ओर खींचने लगी। कौन? उसने पुकारा जब उसने देखा कि हमारा एक साझा दोस्त साइकिल स्टैंड के पास घूम रहा है। इधर आओ। इससे पहले कि वह मना कर पाता, उसने चुपके से उसकी जेब में $40 डाल दिए। पीटर की साइकिल उसके घर ले जाओ। हमें बहुत ज़रूरी काम है। उसने कौन को हमारे यहाँ साइकिल पहुँचाने वाले के तौर पर रख लिया है। अमीर लोग वाकई अलग तरह से जीते हैं। ये तो एकदम अमीर घर की राजकुमारी वाली फीलिंग है और मुझे ये बहुत पसंद है। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी कार की चाबियां मेरी तरफ फेंक दीं। अब अपनी ड्राइविंग स्किल्स को परखने का समय आ गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस सिस्टम ने कल मुझे मास्टर लेवल ड्राइविंग सिखा दी और अब मुझे BMW कार के पहिए के पीछे बैठकर इसे साबित करने का मौका मिलेगा, जिसकी कीमत ज़्यादातर घरों से भी ज़्यादा है। मैंने चाबियां पकड़ी और अपनी हथेली में जर्मन इंजीनियरिंग और शाही परिवार के विशेषाधिकार का भार महसूस किया। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? मैंने ड्राइवर की तरफ बढ़ते हुए पूछा। मेरे पास अच्छा बीमा है, वह हंसते हुए बोली। इसके अलावा, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा आदमी क्या कर सकता है। अब ये पता लगाने का समय है कि क्या अलौकिक शक्तियाँ लग्जरी कारों तक भी फैली हुई हैं। सिस्टम ने बाकी सब चीज़ों के साथ साथ फैशन से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ भी डाउनलोड कर लीं, लेकिन फिर भी मुझे एक विशेषज्ञ की नज़र की ज़रूरत थी। मेडिसन ने हमेशा से यही सब अनुभव किया है। वह जानती है कि जिन सर्किलों में मैं प्रवेश करने वाली हूँ, उनमें क्या सही है और क्या गलत। ऐसी गर्लफ्रेंड होना जो स्टाइल और समाज को समझती हो, इस अपग्रेड के लिए अनमोल है। जैसे ही मैंने ड्राइवर की सीट को एडजस्ट किया और शीशों में देखा, मुझे स्कूल की खिड़कियों से कुछ छात्र हमें घूरते हुए दिखाई दिए। मेडिसन टोरेस की BMW के पहिए के पीछे पीटर कार्टर को देखकर शायद कुछ सामाजिक ऊंच नीच का क्रम टूट गया होगा। उन्हें देखने दो, सब कुछ बदलने वाला है। पीटर कार्टर के शानदार करियर की शुरुआत का समय आ गया है। मैंने इंजन चालू किया। कार एक संतुष्ट शिकारी की तरह धीरे धीरे चलने लगी, मानो शिकार करने के लिए तैयार हो। अब समय आ गया है कि मैं अपने दोहरे जीवन को सहारा देने वाले कपड़ों की खरीदारी करने जाऊं। पीटर कार्टर को जल्द ही एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है और मेडिसन टोरेस मुझे इस सारी शक्ति के योग्य बनने में मदद करेगी। एक और उपहार के लिए अट्टकोसिर डिनर को फिर से धन्यवाद। उच्चस्तरीय खरीदारी क्षेत्र में मेडिसन की BMW चलाते हुए ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, जहां पैसा कोई मायने नहीं रखता और कीमत महज एक संकेत मात्र है। ड्राइविंग की मेरी उन्नत क्षमताएं अपने आप जागृत हो गईं, सहजता से गियर बदलना, एकदम सही पार्किंग और इस शानदार गाड़ी को ऐसे संभालना जैसे मैं जर्मन इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता के पहिए के पीछे ही पैदा हुआ था। अलौकिक शक्तियां आपको हर चीज़ में कुशल बनाने के मामले में वाकई कोई कसर नहीं छोड़तीं। मेडिसन मुझे एक शॉपिंग सेंटर ले गई जो किसी मॉल से ज़्यादा महल जैसा दिखता था। सब कुछ संगमरमर और कांच का बना था और वहाँ ऐसी रोशनी थी कि बदसूरत लोग भी फ़ोटो खींचने लायक लगते थे। दुकानों के नाम ऐसे थे जिनका उच्चारण मैं नहीं कर सकती थी और खिड़कियों में सजी चीज़ें शायद मेरी माँ की सालाना तनख्वाह से भी ज़्यादा महंगी थीं। ये वो जगह थी जहाँ लोग तब खरीदारी करते थे जब पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, जब सबसे बड़ा वित्तीय निर्णय महंगे और उससे भी अधिक महंगे के बीच चुनाव करना होता था। गाड़ी पार्क करते ही मेडिसन ने घोषणा की, पहला पड़ाव, नया फ़ोन और लैपटॉप। आपकी मौजूदा तकनीक शर्मनाक है। हम एक एप्पल स्टोर में दाखिल हुए जो किसी तकनीकी मंदिर जैसा लग रहा था और मेडिसन ने तुरंत ही एक मैनेजर जैसे दिखने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही मिनटों में वे हर तरह के नवीनतम उत्पाद लेकर आ रहे थे, आईफोन, मैकबुक, आईपैड और ऐसे एक्सेसरीज जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। क्या आपको हमेशा की तरह वही पैकेज चाहिए, मिस टोरेस? मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा। क्या वो एप्पल स्टोर में सामान्य पैकेज लेकर आई थी? ये तो हद से ज़्यादा अमीरी थी। और हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को जो भी चाहिए, उसने लापरवाही से कहा, मानो वह हज़ारों डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के बजाय कॉफ़ी ऑर्डर कर रही हो।
इसके बाद बारी कपड़ों की आई और यहीं से मुझे मेडिसन की दुनिया का असली दायरा समझ में आने लगा। वह मुझे उन दुकानों में ले गई जहां लोग उसे नाम से जानते थे, जहां कर्मचारी बिना पूछे ही तुरंत चेंजिंग रूम खाली करने लगे और शैंपेन लाने लगे। इन लोगों ने मेडिसन के साथ शाही मेहमान जैसा व्यवहार किया, और उसके परिवार की संपत्ति को देखते हुए वह सचमुच शाही मेहमान ही थी। मिस टोरेस, एक सलीके से कपड़े पहनी महिला जो स्पष्ट रूप से स्टोर मैनेजर थी, ने बड़ी ही शालीनता से कहा, क्या हम हमेशा की तरह निजता की व्यवस्था कर सकते हैं? फिर वही पुरानी कहानी। कृपया, मेडिसन ने जवाब दिया, और अचानक जिस हिस्से में हम थे उसे मखमली रस्सियों से घेर दिया गया। अन्य ग्राहकों को विनम्रतापूर्वक दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया गया। कर्मचारी इधर उधर भागे और फिर इकट्ठा हुए जैसे कि उनके आने से कोई खुदरा प्रोटोकॉल शुरू हो गया हो। सूट पहने एक व्यक्ति ने उन्हें शैंपेन का गिलास थमा दिया, इससे पहले कि मुझे पता भी चले कि हम रुकने वाले हैं। किसी और ने एक निजी हिस्से को रस्सी से घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह मेरे जीवन के सबसे अवास्तविक 2 घंटे थे। मैं ऐसे कपड़े पहनकर देख रहा था जिनकी कीमत मेरी साइकिल से भी ज्यादा थी। वहीं मेडिसन विशेषज्ञ टिप्पणी दे रही थी और स्टाफ के सदस्य उस तरह का ध्यान मुझ पर लगाए हुए थे जैसा आमतौर पर मशहूर हस्तियों के लिए होता है। सबसे मुश्किल काम ये समझाना था कि मुझे 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के कपड़ों की ज़रूरत क्यों है, और ऐसा करते समय पागल जैसा न लगना था। मेडिसन ने इसे बड़ी सहजता और कुशलता से संभाला, मानो वह जीवन भर सामाजिक जटिलताओं को संभालती रही हो। पीटर अपनी छवि का विस्तार कर रहा है, उसने उत्सुकता से भरे कर्मचारियों को समझाते हुए कहा। कुछ कलाकृतियां उसके अकादमिक पक्ष के लिए हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों के लिए। बिल्कुल अलग अलग संदर्भ, आप कभी समझ नहीं पाएंगे। वह बिना किसी रुकावट के मेरी दोहरी पहचान संबंधी जरूरतों को पूरा कर रही थी। जैसे जैसे हम एक दुकान से दूसरी दुकान जाते गए, अरमानी, ह्यूगो बॉस, टॉम फोर्ड, ऐसी जगहें जिनके बारे में मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना था, मुझे मेडिसन के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू नजर आने लगे। सार्वजनिक रूप से उसमें एक घमंडी अमीर लड़की वाली ऊर्जा थी, मुझे किसी बात की परवाह नहीं वाला रवैया जो पैसे या परिणामों की चिंता न करने से आया था। वह बहुत जिद्दी थी, बिगड़ी हुई थी, तुरंत सेवा की उम्मीद करती थी और उसे मिल भी जाती थी। अपने स्वाभाविक परिवेश में मेडिसन टोरेस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आप किसी अमीर घर की राजकुमारी से उम्मीद करते हैं। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा, जब उसे लगा कि स्टाफ उसे नहीं देख रहा है, तो उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। उसने जो भी सुझाव दिया, जो भी पोशाक चुनी, जो भी फैसला लिया, वह पूरी ईमानदारी और ध्यान से किया कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। बिगड़ी हुई अमीर लड़की होने का दिखावा करने के पीछे वह ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। सचमुच मुझसे प्यार करती थी। इसे पहनकर देखो, उसने मुझे एक जैकेट देते हुए कहा। इस रंग से तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत लगेंगी। वह सिर्फ मेरे लिए महंगे कपड़े ही नहीं खरीद रही थी, वह एक ऐसा वार्डरोब तैयार कर रही थी जिससे मैं यथासंभव खूबसूरत दिख सकूं। जब भी मैंने किसी चीज़ के लिए भुगतान करने की कोशिश की, मेडिसन ने तुरंत उसे बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसने कहा जब मैंने अपना बटुआ निकाला। यह आज के लिए मेरी योजनाओं में से एक थी। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने पहले ही इसका जिक्र कर दिया। वह वैसे भी मुझे एक अमीर लड़के जैसा मेकओवर देने की योजना बना रही थी। कुल खर्च चौंका देने वाला था। हमने जो कुछ भी खरीदा उसका कुल योग $447,000 था। एक ही दोपहर में $47,000 ऐसे खर्च कर दिए जैसे जेब खर्च हो। अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि अपने $200,000 में से सिर्फ $50,000 ही खर्च करूंगा, ये सोचकर कि यह फिजूल खर्ची होगी। जब हम मेरे घर पहुंचे तो मैंने केवल पीटर कार्टर के नए कपड़ों वाले बैग ही उठाए, वे कपड़े जो अचानक मिली दौलत के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं उठाते। मैंने मेडिसन से कहा, बाकी सामान मैं बाद में ले आऊंगी, जब मुझे समझ आ जाएगा कि अपने कमरे को ठीक से कैसे व्यवस्थित करना है। हजारों डॉलर के डिजाइनर कपड़े लेकर घर में घुसने से पहले मैं अपने परिवार में संकट खड़ा कर देती, ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। कोई बात नहीं, उसने समझदारी से कहा, मैं डाक पीटर के लिए बाकी सामान सुरक्षित रखूंगी। कार से बाहर निकलते ही उसने मुझे गले लगा लिया और एक गहरा चुंबन दिया जिसमें विलासिता और वादों का सा एहसास था। जब हम अलग हुए तो उसकी आंखों में स्नेह की कोमलता झलक रही थी। मैंने उससे कहा, धन्यवाद, और यह बात मैंने पूरी ईमानदारी से कही। मुझे आपकी देखभाल करने देने के लिए धन्यवाद, उसने जवाब दिया, और फिर अपनी BMW में बैठकर चली गई, मुझे अपनी ड्राइववे में शॉपिंग बैग पकड़े हुए छोड़ गई, जिनकी कीमत मेरी माँ की कार से भी अधिक थी। अब वास्तविकता का सामना करने और अपने परिवार को ये समझाने का समय आ गया है। जैसे ही मैं सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, माँ बैठक में मेरा इंतजार कर रही थी, मानो वह घंटों से इस हस्तक्षेप की योजना बना रही हो। उनके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा पत्थर जैसा कठोर था, और वह डिज़ाइनर शॉपिंग बैग्स को ऐसे देख रही थी जैसे वे किसी ऐसे अपराध का सबूत हो जिसका उन्हें लंबे समय से डर था। अरे यार, ये तो बहुत बुरा होने वाला था।
पीटर, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वह लहजा था जिससे लग रहा था कि मुझे माता पिता द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे का पूरा अनुभव मिलने वाला है। हमें बात करनी है अभी, इसी वक्त। यह कोई अनुरोध नहीं था, यह उस महिला की ओर से अदालत का समन था जिसने मुझे सब कुछ दिया। मैंने बैग नीचे रखे और अपने पुराने सोफे पर बैठ गई। अचानक मुझे उस विलासिता और वास्तविकता के बीच के अंतर का एहसास हुआ जिसका मैंने अभी अभी अनुभव किया था और जहां मैं वास्तव में रहती थी। संगमरमर के फर्श और शैंपेन परोसने से लेकर हमारे लिविंग रूम तक, जहां सोफे को दृढ़ संकल्प और प्यार से टिकाए रखा गया था। मैं दिन भर से बातें सुन रही हूँ, माँ ने मेरे सामने इधर उधर घूमते हुए कहा, मानो कोई वकील अपना पक्ष रख रही हो। तुम्हारे और उस टॉरस लड़की के बारे में, महंगी कारों और शॉपिंग ट्रिप्स के बारे में। वह थोड़ी देर रुकी, उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई। पुस्तकालय में जो कुछ हुआ उसके बारे में। अरे यार, लाइब्रेरी की अफवाहें घर तक पहुंच गईं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि ये सब कैसा दिखता है? वह हर शब्द के साथ और भी तनावपूर्ण आवाज़ में बोलती रही। मेरा बेटा, जो 2 दिन पहले तक वही 3 कमीज़ें बारी बारी से पहनता था, अचानक स्कूल की सबसे अमीर लड़की के साथ दोपहर बिताने के बाद डिज़ाइनर शॉपिंग बैग लेकर घर आ रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब तुम दोनों के बारे में अफवाहें फैली हैं कि तुम सबके सामने किस कर रहे थे। जब उसने इसे इस तरह से कहा तो ये बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा उसने सोचा था। लेकिन फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई और मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो किसी भी क्रोध से कहीं अधिक गहरा घाव कर सकता था, शुद्ध, दिल दहला देने वाली निराशा। माँ, पीटर, मैंने 16 साल तक तुम्हारा पालन पोषण किया। मैंने अस्पताल में डबल शिफ्ट में काम किया, परिवार के साथ भोजन करने का मौका गंवाया, तुम्हें और तुम्हारी बहनों को एक अच्छा जीवन देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारी माँ के निधन के बाद मैंने तुम्हें अपने पास रखा, अपने बेटे की तरह प्यार किया, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो। वह मेरी जैविक माँ के बारे में बात कर रही थी। वह एस्कॉर्ट जिसने मुझे जन्म देते समय दम तोड़ दिया था। मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि तुम औरतों का इस्तेमाल उनके पैसों के लिए करना सीख लो, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसलिए नहीं दिया कि तुम। वह वाक्य पूरा करने में असमर्थ होकर रुक गई, लेकिन मैं समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। इसलिए मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी, एक ऐसी महिला जो अंतरंग सेवाओं के लिए पैसे लेती है। हमारे बीच वो शब्द हवा में लटके रहे, अनकहे लेकिन समझे हुए। उसके मन में मैं अपनी जैविक माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी, अपने शरीर, अपने आकर्षण, अपने रिश्तों का इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए कर रही थी। विडंबना इतनी गहरी थी कि मेरा दम घुट रहा था। उसे लगता है कि मैं बिल्कुल वैसी ही बन रही थी जैसी मेरी जन्म देने वाली माँ थी, एक ऐसी इंसान जो पैसों के लिए अंतरंगता का सौदा करती थी। माँ, मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहना शुरू किया। नहीं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पीटर, उन थैलों को देखो, उन्हें देखो और मुझे बताओ कि तुमने ईमानदारी से कमाए पैसों से इनमें से कुछ खरीदा है या नहीं। अलौकिक आकर्षण प्रणालियों और ब्रह्मांडीय अंक अर्थव्यवस्थाओं को समझाए बिना मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता था। सच कहूँ तो अगर मैं भुगतान करना भी चाहता तो मेडिसन इसकी अनुमति नहीं देती और कीमत भी बहुत ज़्यादा होती। हमारे बीच सन्नाटा छा गया, जिसमें वे सभी सच समाहित थे जिन्हें मैं बोल नहीं सकता था और वे सभी धारणाएं थीं जो वह लगा रही थी और जिन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता था। कभी कभी मुझे तुम में तुम्हारी माँ की झलक दिखती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और ये शब्द किसी शारीरिक आघात की तरह लगे। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चलने के तरीके में। और मुझे हमेशा से इस बात का डर सताता रहा है कि एक दिन वह इसे पूरा नहीं कर सकी, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। वह 16 साल से इस बात का इंतजार कर रही थी कि मैं वही बन जाऊं जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता था, उस महिला का प्रतिबिंब जो मुझे इस दुनिया में लाते समय मर गई थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें उस रास्ते से बचा सकती हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। मुझे लगा था कि अगर मैं तुमसे पर्याप्त प्यार करूं, अगर मैं तुम्हें पर्याप्त दूं, तो तुम अलग रास्ता चुनोगे। वह 16 साल से मेरे आनुवंशिक लक्षणों से लड़ रही थी, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अपनी माँ के डीएनए के साथ साथ उनका पेशा भी विरासत में न मिले। माफ़ करना माँ, ब्रह्मांड की कुछ और ही योजनाएं थीं और उसने मुझे एक बहुत ही अनोखे उद्देश्य के लिए बुलाया है जिसे मेरे अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। एक बड़े उद्देश्य के लिए, माफ़ करना माँ। उसके बलिदान का भार मुझ पर अचानक आ पड़ा। इस महिला ने एक एस्कॉर्ट के बच्चे को गोद लिया, मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, दिन रात मेहनत की ताकि मुझे वो सारे अवसर मिले जो मेरी जन्म देने वाली माँ को कभी नहीं मिले। और उसकी नज़र में मैंने ये सब कुछ महंगे कपड़ों और एक अमीर प्रेमिका के लिए बर्बाद कर दिया था। जिन बातों से वह डरती थी वे सब सच हो रही हैं, और मैं बिना पागल लगे यह नहीं समझा सकता कि वह गलत क्यों थी। अब आगे क्या होगा पीटर? उसने रोते हुए पूछा। क्या तुम उससे हर चीज़ का खर्च उठाने की उम्मीद करने लगोगे? तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, क्या तुम यही बनना चाहते हो? वह मेरी ऐसी छवि पेश कर रही थी जैसे मैंने आसान पैसे के लिए अपनी ईमानदारी त्याग दी हो और मैं अपना बचाव नहीं कर सका।
न आज, न अभी, शायद कभी नहीं। भाषण जारी रहा, हर शब्द मेरे सीने में छुरा घोंप रहा था। उसने आत्मसम्मान के बारे में, लोगों का फ़ायदा उठाने के बारे में और इस बारे में बात की कि पैसा किस तरह लोगों को ऐसे तरीकों से बदल देता है जिनका उन्हें एहसास भी नहीं होता। हर वाक्य निराशा और भय के आंसुओं से भरा हुआ था। मेरी माँ मुझे वह सब बनते हुए देख रही थी जिससे वह मुझे बचाने की कोशिश करती रही थी। अंत में, जब उसने वह सब कुछ कह दिया जो उसे कहना था, जब रोने से उसकी आवाज़ बैठ गई थी और थकान से उसकी आंखें लाल हो गई थीं, तो उसने मेरी ओर उस तरह के दिल टूटने के भाव से देखा जो केवल किसी ऐसे व्यक्ति को देखने से आता है जिसे आप प्यार करते हैं, जो आपको पूरी तरह से निराश करता है। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ करना, क्योंकि यही एक बात थी जो मैं कह सकता था जिससे मामला और बिगड़ता नहीं। तुम सही कह रही हो, मुझे और सावधान रहना चाहिए। कभी कभी माफ़ी मांगना उस सच को बताने से कहीं ज़्यादा आसान होता था जो मुझ पर उसके बचे खुचे विश्वास को भी नष्ट कर देता। फिर उसके चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया और अचानक वह मेरी ओर बढ़ी, मुझे गले लगा लिया। वह गले लगाना बेताब, भयभीत और 16 वर्षों के प्यार से भरा हुआ महसूस हुआ। मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती, वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सिसकते हुए बोली। मैं तुम्हें ऐसे इंसान बनते हुए नहीं देख सकती जिसे मैं पहचान ही न सकूं। उन सभी मुश्किलों के बाद जो हमने साथ साथ झेली हैं। वह सिर्फ अपने बेटे को गले नहीं लगा रही थी, वह इस आखिरी उम्मीद को थामे हुए थी कि मैं अपनी माँ के रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैंने उसे गले लगाया, उसकी हर भावना को महसूस करते हुए, डर, प्यार, हताशा और जीवन भर उसने जो जिम्मेदारी उठाई थी उसका भारी बोझ। उस पल मैं ठीक ठीक समझ पाई कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी और मुझे उस दुनिया में खोने से कितनी भयभीत थी जिसे वह समझ नहीं सकती थी या जिसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस महिला ने मुझे सब कुछ दिया था और अब उसे लग रहा था कि मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा हूँ। माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने उसके बालों में फुसफुसाते हुए कहा, और यह बात मैंने पहले कभी इतनी शिद्दत से नहीं कही थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये शब्द कहे तब भी मुझे पता था कि वे पूरी तरह सच नहीं थे। जब हम आखिरकार अलग हुए तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे और वह गहरी चिंता थी जो केवल किसी से पूरी तरह प्यार करने से ही आती है। बस सावधान रहना, ठीक है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आसान पैसे को अपने मूल स्वभाव को बदलने मत देना। ऐसा इंसान मत बन जाना जिसे मैं पहचान न सकूं। उसने मेरे माथे पर वैसे ही चुंबन किया जैसे वह बचपन में करती थी, फिर ऊपर चली गई, मुझे मेरे विचारों और इस बढ़ते हुए एहसास के साथ अकेला छोड़ दिया कि मेरी दोनों दुनियाएं न केवल असंगत थीं बल्कि वे सक्रिय रूप से एक दूसरे को नष्ट कर रही थीं। मैंने अपनी नई जिंदगी की ओर जो भी कदम बढ़ाया, वह मुझे उन लोगों से दूर ले गया जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अपने बिस्तर पर बैठी, उन महंगे कपड़ों से घिरी हुई जिनका मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती थी और उन रहस्यों को छिपाए हुए जो मेरे परिवार का दिल तोड़ देंगे, कई सच्चाइयाँ एकदम स्पष्ट हो गईं। मेरी बढ़ती शक्ति ऐसे बिल्कुल नए सामाजिक समीकरणों को जन्म दे रही थी जिनके लिए मैं तैयार नहीं था। मेडिसन के साथ सार्वजनिक संबंध स्कूल की राजनीति के लिए तो बिल्कुल सही थे, लेकिन इससे मेरा निजी पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा था। धन दौलत का हर प्रदर्शन, हमारे रिश्ते के बारे में हर अफवाह, मेरे बदलाव का हर संकेत मेरी माँ के दिल में छुरा घोंपने जैसा था। सार्वजनिक रूप से मेडिसन टोरेस का प्रेमी बनकर मैं निजी तौर पर अपने परिवार के लिए निराशा का कारण बन सकता था। आर्थिक असमानताएं सब कुछ तहस नहस कर रही थीं। अचानक मिली दौलत से ऐसा तनाव पैदा हो रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ को सिर्फ मेरे इस्तेमाल होने की चिंता नहीं थी, उन्हें इस बात का भी डर था कि मैं खुद ही इस्तेमाल करने वाला बन जाऊंगा। ऐसा इंसान जो पैसों के लिए अंतरंगता का सौदा कर लेता है। मेडिसन ने मुझ पर जो भी पैसा खर्च किया, वह मेरे परिवार के लिए इस बात का सबूत था कि मेरी माँ की नज़र में मैंने अपना नैतिक मार्गदर्शन खो दिया था। लेकिन असली समस्या पैसे से कहीं ज़्यादा गंभीर थी। मुझे पूरी तरह से गुप्त पहचान प्रबंधन की ज़रूरत थी और घर पर रहते हुए यह असंभव था। मेरे परिवार और स्कूल के रिश्तों के लिए सामान्य पीठ का अस्तित्व आवश्यक था। सिस्टम, मिशन, मेडिसन, ब्रह्मांड की इच्छाओं और मेरे द्वारा तय की जाने वाली यात्रा के लिए डार्क लॉर्ड पीटर का अस्तित्व आवश्यक था। और मुझे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां दोनों एक दूसरे को नष्ट किए बिना सहअस्तित्व में रह सकें। मैं उन परिवार के सदस्यों के साथ एक ही बेडरूम साझा करते हुए दोहरी पहचान को संभाल नहीं पा रहा था जो हर बात पर नजर रखते थे। अब समाधान सिर्फ अपना अलग घर पाने तक सीमित नहीं था, यह अपने पारिवारिक घर से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के बारे में था। इसलिए नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उनसे प्यार करने का मतलब था उन्हें उस चीज़ से बचाना जो मैं बन रहा था। मुझे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना था, भले ही इसका मतलब वह सब कुछ पीछे छोड़ना हो जो मुझे मैं बनाता था। इस व्यवस्था ने मुझे मेरी कल्पना से परे शक्ति, धन और क्षमताएं प्रदान की थीं, लेकिन यह मुझे उस जीवन के बीच चुनाव करने के लिए भी मजबूर कर रही थी जिसे मैं हमेशा से जानता था और उस व्यक्ति के बीच जो मैं बन रहा था। कभी कभी अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कीमत ये होती है कि आप अपना सब कुछ खो देते हैं, लेकिन मैं ऐसा अपने पास जो कुछ है उसे नष्ट किए बिना करूंगा।
मैं अपने परिवार को बिखेरने के बजाय उसे और बेहतर बनाऊंगा। सच तो यह है कि जब मैंने माँ को उस तरह रोते देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे हमेशा के लिए आम पीटर कार्टर ही बने रहना चाहिए। वो अच्छा बेटा बनना जो वो चाहती थी, वही 3 घिसी पिटी कमीज़ें पहनना, अपनी पुरानी साइकिल से स्कूल जाना और ये दिखावा करना कि मुझे कभी कोई ऐसी अलौकिक शक्तियाँ नहीं मिली जिनसे पोर्नस्टार भी ईर्ष्या से रो पड़ें। वह विचार एक वाइन वीडियो की तरह ही क्षण भर के लिए टिका रहा और फिर उसे सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया जहाँ उसकी सही जगह थी। अब ये मेरी जिंदगी थी और मैं इस साम्राज्य को एक ज़बरदस्त बॉस की तरह खड़ा करने वाला था। सच में, बिल्कुल सच। यह मेरे लिए मानो स्वर्ग को थाली में परोस कर दिया गया था, उन यौन रूप से कुंठित महिलाओं को मुक्ति दिलाना जो अपनी नीरस शादियों में घुट रही थी, एक राजा की तरह जीना बजाय उस किसान की तरह जीने के जो मैं इतने लंबे समय से जी रहा था, अपने परिवार के लिए वास्तव में भरण पोषण करना बजाय इसके कि मैं उनके लिए एक और वित्तीय बोझ बनूं जिसे उन्हें भावनात्मक बोझ की तरह ढोना पड़े। मैं उन्हें वह सब कुछ दे सकती थी जो उन्हें कभी नहीं मिला, साथ ही साथ वह जीवन जी सकती थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके लायक हूँ। माँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं फिर से कोई नहीं बन सकता। मेरा वो रूप उसी पल मर गया जब सिस्टम ने मुझे चुना। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं कोई ऐसा राक्षस नहीं बनूंगा जिसे तुम पहचान न सको, कोई अजनबी जो तुम्हारे बेटे का चेहरा पहने हो। कभी कभी किसी से प्यार करने का मतलब होता है उनकी रक्षा करने और उन्हें वो जीवन देने की शक्ति को त्यागने से इनकार करना जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। कभी कभी एक अच्छा बेटा होने का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति बनना जिसे वे समझ न सकें लेकिन फिर भी उनकी रक्षा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना। अपराधबोध मुझे भावनात्मक आघात से भरी एक मालगाड़ी की तरह जकड़ लेगा, लेकिन मैं इससे उबर जाऊंगी। यह मेरे परिवार को छोड़ने की बात नहीं थी, ये हम सभी के जीवन को ऐसे बेहतर बनाने की बात थी जिसकी वे अभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेडिसन को मेरा राज पता होना सचमुच बहुत काम आया, जैसे कोई टीममेट हो जो आपके अगले कदम के बारे में सोचने से पहले ही उसका अनुमान लगा ले। उस लड़की ने मुझे 2 फ़ोन खरीद कर दिए और बिना पूछे ही मुझे दूसरा नंबर दिलवा दिया, फिर उन्हें मेरी गोद में ऐसे रख दिया जैसे कोई मिठाई बांट रही हो। मेरे हिसाब से यही तो गर्लफ्रेंड बनने लायक लड़की है, बस। जब आपकी अमीर प्रेमिका आपकी दोहरी पहचान की ज़रूरतों को आपसे पहले ही भांप लेती है। ये तो वाकई में एक अलग ही स्तर का वफादार व्यवहार है। अब इस सब को ठीक से व्यवस्थित करने का समय आ गया है, मानो मैं कोई पूरी तरह से अलग ही दुनिया बना रहा हूँ। मेरे पास एक टूटा हुआ, बेहाल फ़ोन था जो मुश्किल से चलता था और किसी युद्ध क्षेत्र से लौटा हुआ लगता था, और अब मेरे पास 2 एकदम नए आईफ़ोन हैं जिनकी कीमत शायद मेरी माँ की मासिक तनख्वाह से भी ज़्यादा है। अपग्रेड से मुझे चक्कर आ रहे थे। सामान्य पीटर कार्टर को फ़ोन नंबर 1 मिल गया, मेरे टूटे हुए फ़ोन से मेरे सभी पुराने संपर्कों का सरल स्थानांतरण, वही उबाऊ ऐप्स, कुछ भी संदिग्ध नहीं जिससे लोग असहज सवाल पूछें। मैंने अभी अभी अपना हार्डवेयर अपग्रेड किया है जिससे अब मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पाषाण युग से मैसेज भेज रहा हूँ। डार्क लॉर्ड पीटर को एक बिल्कुल नए आईक्लाउड अकाउंट वाला दूसरा फ़ोन नंबर मिला, सब कुछ नया, मेरे पुराने जीवन या असली पीटर से जुड़ी किसी भी चीज़ से कोई संबंध नहीं। यह मेरे अलौकिक व्यक्तित्व का डिजिटल मुख्यालय, विश्व प्रभुत्व के लिए उसका कमांड सेंटर बनने वाला था। 2 पहचान, 2 फ़ोन, गलती करने या उन्हें आपस में मिलाने का कोई मौका नहीं। एक गलती मेरी पूरी पहचान उजागर कर सकती है और सब कुछ बर्बाद कर सकती है। नए मैकबुक के साथ भी वही बर्ताव किया गया, अलग अलग यूज़र अकाउंट, अलग अलग एप्पल आईडी, पूरी तरह से अलग थलग डिजिटल इकोसिस्टम जो समानांतर ब्रह्मांडों में मौजूद थे। मेरा पुराना लैपटॉप कोने में एक पाषाण युग के अवशेष की तरह पड़ा रह गया, उदास और अप्रचलित सा दिख रहा था। एक ही बार में खरीदारी करते करते मैं एक साधारण तकनीकी विशेषज्ञ से 2 उपकरणों का माहिर बन गया। ये बदलाव वाकई अद्भुत है। जब सब कुछ क्रिसमस की सुबह की तरह सिंक हो रहा था और ऐप्स डाउनलोड हो रहे थे, तब मैंने अपने कमरे को मैरी कोंडो की तरह व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, लेकिन गुप्त पहचान के लिए। मेरी झूठी कहानी को बनाए रखने के लिए हर वस्तु का एक उद्देश्य होना आवश्यक था। मेडिसन ने रेगुलर पीटर के लिए जो कपड़े खरीदे थे वे मेरी अलमारी में चले गए, कुछ भी बहुत भड़कीला या महंगा नहीं, बस स्मार्ट कैजुअल कपड़े जो ये दर्शाते थे कि मैंने अपना स्टाइल सुधार लिया है, न कि मैं अचानक बहुत अमीर हो गया हूँ और शायद ड्रग्स का धंधा कर रहा हूँ। कुछ अच्छी दिखने वाली घड़ियां जो देखने में तो बढ़िया थी लेकिन रोलेक्स जैसी संदिग्ध नहीं थी, कुछ साफ सुथरे स्नीकर्स जिन पर खरोंच के निशान और शर्मिंदगी के धब्बे नहीं थे, और बटन वाली शर्ट जो मुझ पर ठीक से फिट बैठती थी न कि मुझ पर ऐसे लटकती थी जैसे मैं बड़े बच्चों के पुराने कपड़े पहने एक पुतला हूँ। मूल रूप से यह एक उन्नत नॉर्मकोड है जो मेरे परिवार को संदेह पैदा नहीं करेगा या उन्हें ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर नहीं करेगा जिनका जवाब मैं अपनी अलौकिक यौन शक्तियों को प्रकट किए बिना नहीं दे सकता। बिना बैंक लूटे या अमीर बूढ़ी महिलाओं के लिए वेश्यावृत्ति करने वाले की तरह दिखे बिना अच्छा दिखना। डार्क लॉर्ड का सारा सामान अभी भी मेडिसन के घर पर था, मेरे अपने अपार्टमेंट का इंतजार कर रहा था जहां मैं परिवार के दखल के बिना डिज़ाइनर कपड़े रख सकूं।
वह कलेक्शन इतना शानदार डिजाइनर सामान था कि शायद मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ जाता और उन्हें लगता कि मैं किसी तरह के पंथ में शामिल हो गया हूँ। एक ही शरीर में दो बिल्कुल अलग अलग जीवन जीने वाले मेरे दो अलग अलग रूपों के लिए दो अलमारियाँ। सौभाग्य से सारा और एम्मा नीचे अपने फ़ोन में मग्न थीं, शायद टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थीं और असली जनरेशन जेड ज़ोंबी की तरह अपने आसपास की दुनिया को नज़रअंदाज कर रही थीं। मुझे बिना किसी और असहज पारिवारिक मुठभेड़ के नहाने का मौका मिल गया, जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़ता। जब मैं अपने कमरे में वापस आया, कमर पर तौलिया लपेटे और सब कुछ आखिरकार एक उचित कमांड सेंटर की तरह व्यवस्थित कर लिया, तब तक उस मिशन पर काम शुरू करने का समय आ गया था जो मेरी शिक्षक को लुभाने की रणनीति को सफल या असफल बना सकता था। ऑपरेशन मेरे शिक्षक को बहकाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला था और असफलता का कोई विकल्प नहीं था। इसाबेला मिशन, डरावना बनने का समय विज्ञान के लिए। देखिए, मुझे श्रीमती रोड्रिगेज को उनकी यौन रूप से निराशाजनक शादी से मुक्त कराना था, जहां उनके पति उनकी पवित्र योनि को माइक्रोवेव में पकाए गए भोजन की तरह समझते थे, जल्दी खत्म, निराशाजनक और उन्हें असंतुष्ट छोड़ देते थे। उन्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैं किसी नौसिखिए की तरह बिना सोचे समझे आगे बढ़ने वाला नहीं था, जो ये सोचता है कि केवल आत्मविश्वास से ही सौदा हो जाएगा। बेहतर बुद्धि का मतलब 3 कदम आगे की सोचना होता है, न कि सीधे जाकर पूछना कि हे क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगे। ये तो बिल्कुल स्कूली बच्चों वाली हरकत है। रणनीतिक योजना हर बार कामुक हताशा पर भारी पड़ती है। ये शतरंज है, चेकर्स नहीं। इससे पहले कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मुझे ऐसी पूरी जानकारी चाहिए थी जिसे देखकर सीआईए भी ईर्ष्या करे। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसका पति जो जाहिर तौर पर पहली बार पोर्न वीडियो देखते हुए किशोर लड़के से भी जल्दी उत्तेजित हो जाता है, अगर उसके बच्चे हैं तो वे क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई नहीं देख रहा होता तो वह किस तरह की घिनौनी हरकतें करती थी। मैंने अपना पैसा वहीं दांव पर लगाया था। सिस्टम ने मुझे बताया कि वह 4 साल से यौन रूप से कुंठित थी क्योंकि उसका पति मूल रूप से शीघ्र पतन करने वाली मशीन था जो फोरप्ले को क्या तुम तैयार हो पूछने के बराबर समझता था। लेकिन ये सही जानकारी थी, और सही जानकारी तो नौसिखियों के लिए होती है। अब समय आ गया है कि मैं अपने जीव विज्ञान शिक्षक की डिजिटल जिंदगी पर पूरी तरह से एनएसए की तरह नज़र रखूं। निजता खत्म हो चुकी है और मैं इसे साबित करने वाला हूं। मेरा नया मैकबुक तबाही मचाने के लिए तैयार था और मैं वही करने वाला था जिसमें मैं माहिर था। मेरी नई असाधारण बुद्धिमत्ता और कोड के साथ वर्षों के अनुभव का मतलब था कि डिजिटल जगत में अब कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे सकता था। मैं उसकी मशीन में भूत बनने ही वाला था। श्रीमती रोड्रिगेज को पीटर कार्टर की हैकिंग का पूरा अनुभव मिलने वाला था और उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि मैं वहां मौजूद था। उस उत्सुकता से मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो मैं कोई परम अपराध करने जा रहा हूं। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैं वही कर रहा था। मैंने इस ऑपरेशन का नाम रखा डिजिटल घुसपैठ। घोस्टनेस्ट में आपका स्वागत है, कमीनी। मैंने किसी फिल्मी हैकर की तरह अपनी उंगलियां चटकाईं और घोस्टनेस्ट V7.2 शुरू किया, मेरा खुद का बनाया हुआ घुसपैठ का सूट जो किसी भी स्मार्ट होम में ऐसे सेंध लगा सकता था जैसे वह गीले गत्ते और झूठी उम्मीदों से बना हो। 8 साल की कोडिंग प्रतिभा का अब बड़ा फल मिलने वाला है। यह मेरी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इंटरफेस पूरी तरह से काला और सरल था, क्योंकि भड़कीले ग्राफिक्स तो उन नौसिखियों और दिखावा करने वालों के लिए होते हैं जो सोचते हैं कि हैकिंग वैसी ही होती है जैसी वे फिल्मों में देखते हैं। असली हैकर मैट्रिक्स में काम करते हैं, शुद्ध टेक्स्ट में जो डिजिटल कविता की तरह बहता है। ये प्रोग्राम मेरी उत्कृष्ट कृति थी। 6 मॉड्यूल जो किसी भी कनेक्टेड घर को मेरे व्यक्तिगत निगरानी नेटवर्क में बदल सकते थे, जिससे मैं उनके डिजिटल जीवन का कठपुतली मास्टर बन जाता था। ई-स्पाइडर ने मेरे द्वारा लक्षित पूरे इलाकों को ओपन डिवाइस पोर्ट्स के लिए स्कैन किया और हर स्मार्ट डोरबेल, थर्मोस्टेट और टीवी को कमजोरियों की एक डिजिटल फ़ोन बुक की तरह सूचीबद्ध किया जो शोषण के लिए तैयार थीं। स्मार्टफोन्स ने क्रेडेंशियल हमलों के जरिए उन उपकरणों को निशाना बनाया, ऐसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जिन्हें आलसी लोग कभी नहीं बदलते थे। कंपनी के डेटा लीक से प्राप्त डेटाबेस, उपयोगकर्ता पैटर्न और मानवीय मूर्खता के आधार पर एआई द्वारा उत्पन्न अनुमान। ज़्यादातर लोगों का पासवर्ड बनाने का कौशल कौन के दाढ़ी मूंछ उगाने के प्रयास से भी कमज़ोर था, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्लाउड फैंटम ने गूगल होम, अलेक्सा, रिंग और अन्य के क्लाउड कनेक्शन को हाईजैक कर लिया, मूल रूप से लोगों के अपने वॉइस असिस्टेंट को मेरे निजी जासूसों में बदल दिया, जो मुझे हर बात की रिपोर्ट करते थे। हाउसक्रॉलर असल में एक जीनियस था। एक बार जब मैंने एक डिवाइस खरीद लिया, तो ये पूरे होम नेटवर्क में एक डिजिटल एसटीडी की तरह फैल गया। स्मार्ट फ्रिज से लेकर वाईफाई सक्षम लाइट बल्ब तक सब कुछ संक्रमित कर दिया। हर कनेक्टेड डिवाइस मेरी आंखें और कान बन गया। रातव्यू ने मुझे घर के हर कैमरे और माइक्रोफोन से लाइव फीड दी। ये नेटफ्लिक्स से बेहतर और रियलिटी टीवी से कहीं ज़्यादा मनोरंजक था, क्योंकि यह असलियत थी। शडाउट ट्रेस ने मेरे पीछे सफाई कर दी, सारे लॉग मिटा दिए और इतने अच्छे से सबूत मिटा दिए कि एफबीआई भी सोचेगी कि यह कोई चमत्कार था या मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ी।
मुझे अपने उसूलों का शुक्रगुजार होना पड़ा कि मैं कोई ऐसा घिनौना इंसान नहीं था जो अपने प्रोग्राम का इस्तेमाल महिलाओं की जासूसी करने के लिए करता। अपनी सफाई में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ ये जानने के लिए कर रहा था कि उसे क्या पसंद है, बस इतना ही। माँ, आपने मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरह से की। अब ये देखने का समय है कि श्रीमती रोड्रिगेज एक पेशेवर शिक्षिका होने के दिखावे के पीछे क्या छिपा रही थीं। जब मैंने वो जादुई शब्द टाइप किए जिनसे उसकी डिजिटल दुनिया एक किताब की तरह खुल जाएगी, तो एड्रेनालाइन का प्रवाह किसी भी नशे से बेहतर था। घोस्टनेस टारगेट 192.168.3.0/24 डीप स्टेल्थ नो मर्सी। स्क्रीन पर कोड ऐसे उड़ने लगा मानो किसी साइबरपंक के स्वप्निल सपने से निकला हो। हरे रंग का टेक्स्ट डिजिटल बारिश की तरह झरना बना रहा हो। कुछ ही मिनटों में मैंने इसाबेला के पड़ोस के हर डिवाइस का मैप बना लिया, उसका विश्लेषण कर लिया और उसे घुसपैठ के लिए तैयार कर दिया। उसका स्मार्ट होम जल्द ही मेरा स्मार्ट होम बनने वाला था और उसे कभी फर्क पता भी नहीं चलेगा। नेस्ट थर्मोस्टेट एक अंडे की तरह टूट गया। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नेस्ट 123 था, क्योंकि लगता है कि साइबर सुरक्षा के मामले में शिक्षक भी कितने अनाड़ी हो सकते हैं। इसके बाद हाउस क्रॉलर ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके राउटर के जरिए घुसपैठ की और एक डिजिटल वायरस की तरह उसके पूरे घर में फैलते हुए हर कनेक्टेड डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया। स्मार्ट टीवी मेरा, सुरक्षा कैमरे वो भी मेरे, यहाँ तक कि उसका वाईफाई वाला कॉफ़ी मेकर भी अब मेरे निगरानी नेटवर्क का हिस्सा था, जो उसकी सुबह की दिनचर्या पर नज़र रखने के लिए तैयार था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ सब कुछ हैक किया जा सकता है और गोपनीयता एक ऐसा मिथक है जिसे वे लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बेचते हैं। एक मधुर घंटी की आवाज़ ने नेटवर्क की पूर्ण पैठ की पुष्टि की और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई देवता हूं जो उन नश्वर प्राणियों को देख रहा है जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर नज़र रखी जा रही है। घर में आपका स्वागत है, श्रीमती रोड्रिगेज, मैंने अपनी स्क्रीन पर बुदबुदाते हुए कहा, जैसे बिजली की तरह शक्ति मेरे अंदर दौड़ रही हो। खेल शुरू हो चुका है। मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू होने दो। उसकी स्ट्रीमिंग हिस्ट्री मूल रूप से उसकी यौन कल्पनाओं का एक रोड मैप थी, जो मदद के लिए एक हताश पुकार की तरह सामने रखी गई थी। नेटफ्लिक्स और हुलू पर डार्क डिजायर्स, फेटल सिडक्शन जैसी वर्जित प्रेम कहानियों से भरी पड़ी थी, ऐसी वर्जित प्रेम कहानियों की श्रृंखलाएं जिनके सामने मेरी स्थिति मामूली लगती थी। उम्र के अंतर वाले रिश्ते जो ट्विटर पर हंगामा मचा देते, दबंग पुरुष दबी हुई महिलाओं को वश में करते जिन्हें बस अपने टूटे हुए जीवन को सुधारने के लिए थोड़ी सी डांट की जरूरत थी। उसकी देखने की आदतें चीख चीख कर कह रही थीं, प्लीज़ कोई मुझे एक बार ठीक से चोट दे, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। ये पैटर्न इतना स्पष्ट था कि दिल दुखता था। हर शो, हर फिल्म, सब कुछ निराशाजनक रिश्तों में फंसी महिलाओं के बारे में था जिन्हें यौन जागृति के माध्यम से मुक्ति मिलती थी। वह सचमुच अपनी ही जिंदगी को अभिनेताओं द्वारा पर्दे पर उतरते देख रही थी, जिन्हें सुखद अंत मिलता था। वही सुखद अंत जो उसके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन सही तौर पर की गई ये चीज़ें आकर्षण की रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। मुझे और भी गहरी जानकारी चाहिए थी और उसका लैपटॉप ही वो खजाना था जिससे उसके सारे राज खुल सकते थे। दिक्कत ये थी कि उस महिला की साइबर सुरक्षा संबंधी आदतें काफ़ी अच्छी थीं। जब लैपटॉप इस्तेमाल में नहीं होता था तो वो उसे पूरी तरह बंद कर देती थी, जिसका मतलब था कि रिमोट एक्सेस नामुमकिन था। यह एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन इतना भी समझदारी भरा नहीं कि जब मैं असाधारण बुद्धिमत्ता के स्तर पर काम कर रहा हूं तो मुझे रोक सके। मैंने स्वचालित अलर्ट सेट कर दिए थे ताकि जैसे ही उसका लैपटॉप ऑनलाइन आए, मुझे सूचना मिल जाए। जैसे ही वह लैपटॉप चालू करती, मेरा मेलवेयर उसके एंटीवायरस की प्रतिक्रिया से भी तेजी से फैल जाता और मुझे सब कुछ मिल जाता। ब्राउज़र हिस्ट्री, निजी फाइलें, निजी संदेश, उसकी सारी परेशानियों से भरी डिजिटल डायरी। लेकिन जिस बात ने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा और मेरे तेज़ दिमाग को चीज़ों को आपस में जोड़ने पर मजबूर किया, वह ये थी, इसाबेला का फ़ोन उसके घर के वाईफाई से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं था। वह पूरी तरह से सेलुलर डेटा पर चल रहा था, उसके घर के नेटवर्क से पूरी तरह अलग थलग, मानो वह किसी तरह का ऑपरेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चला रही हो। ये किसी आम उपनगरीय शिक्षक का व्यवहार नहीं है। लोग ऐसा तब करते हैं जब उनके पास छिपाने के लिए कोई गंभीर बात होती है। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन को अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करने के बारे में कभी दो बार नहीं सोचते, क्योंकि वे ऐसा क्यों करेंगे? मुफ्त इंटरनेट तो मुफ्त ही होता है। लेकिन इसाबेला अपना फ़ोन पूरी तरह से अलग रखती थी, जिसका मतलब था कि या तो उसे डिजिटल गतिविधियों को छिपाने की पेशेवर ट्रेनिंग मिली थी या फिर उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव था। इस महिला के पास निश्चित रूप से ऐसे रहस्य थे जिन्हें छिपाना ज़रूरी था। एक हताश शिक्षिका के मुखौटे के नीचे कई परतें थीं, जिसने उसे एक लक्ष्य के रूप में लगभग 1000 गुना अधिक दिलचस्प और अगर मैंने इसे बिगाड़ दिया तो 1000 गुना अधिक खतरनाक बना दिया। कहानी में नया मोड़, मेरी यौन कुंठित शिक्षु असल में बेहद खतरनाक हो सकती है। ये रहस्य मुझे तेजाब की तरह खा रहा था, जिससे मुझे ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि उसका जीवन किस भूल भुलैया में उलझ गया है।
इसाबेला की निगरानी एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह पृष्ठभूमि में चल रही थी, और मैंने बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ एक पेड़ के बजाय जंगल को देखना शुरू कर दिया। एक शिक्षक तो बस शुरुआत थी, मुझे मुख्य भोजन तक पहुंच की जरूरत थी जो मुझे जीवन भर के लिए तैयार कर सके। मेडिसन की दुनिया यौन रूप से कुंठित धनी पत्नियों से भरी पड़ी है जो विवाह के अपने सुनहरे पिंजरे से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस व्यवस्था ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी, दुनिया भर में अरबों महिलाएं अधूरी इच्छाओं, बेजान वैवाहिक जीवन से जूझ रही थीं जो धीरे धीरे उन्हें अंदर से मार रही थी, और ऐसे रिश्तों से जो उन्हें कॉनहेस के टिकटॉक कमेंट सेक्शन से भी ज़्यादा खालीपन का एहसास करा रहे थे। मैं संतुष्ट महिलाओं और भरे हुए बैंक खाते का अपना साम्राज्य बनाते हुए उनकी मदद कर सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझ रहा था। नहीं, यही मेरा असली मकसद था और मैं इसमें माहिर होकर रहूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे उनके सामाजिक दायरे तक पहुंच की जरूरत थी, उन विशिष्ट समारोहों तक जहां अमीर पत्नियां अपने निराशाजनक पतियों के बारे में शिकायत करने के लिए इकट्ठा होती थीं। मेडिसन मेरे लिए एक सुनहरा मौका था, एक ऐसी दुनिया में जाने का मेरा वीआईपी पास था जहां पैसा पानी की तरह बहता था और पत्नियों को वास्तविक यौन जरूरतों वाले इंसानों के बजाय महंगी सजावटी वस्तुओं की तरह माना जाता था। उसके परिवार के संबंध, सामाजिक कार्यक्रम, कंट्री क्लब की सभाएं, समारोह, गोल्फ क्लब और वास्तव में महंगे क्लब, ये सभी ऐसी दिखावटी पत्नियों से भरे हुए थे जिनकी शादी अमीर और घमंडी पुरुषों से हुई थी, जो यह समझते थे कि अच्छे पुरुष के साथ संबंध बनाने का मतलब महंगे गहने खरीदना है। अमीर पत्नियां, जिनकी नज़रें इधर उधर भटकती रहती हैं और जिनके पास आनंद लेने के लिए असीमित समय होता है। मेरी पसंद की ग्राहक। लेकिन सुनो युवतियों, पापा तुम्हें भी नहीं भूल रहे हैं, चिंता मत करो। इन संभावनाओं ने मेरे उन्नत मस्तिष्क को अत्यधिक सक्रिय कर दिया था। हर जगह संभावनाएं दिखाई दे रही थीं, मानो मेरे पास यौन कुंठा को दूर करने की एक्स-रे दृष्टि हो। मैंने अपना वही पुराना पीटर वाला फ़ोन उठाया और एक संदेश टाइप करना शुरू किया जो या तो नए अवसर खोल देगा या मुझे ऐसी मुसीबत में डाल देगा जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। हमें अपनी साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा करनी है। मैं आपके व्यस्त कार्यक्रम के बारे में सोच रहा हूं और ये देख रहा हूं कि हम आपसी लाभ के लिए अवसरों को कैसे अधिकतम कर सकते हैं। क्या आप आज रात खाली हैं? मेरे पास कुछ विचार हैं जो शायद आपको रुचिकर लगें। अब समय आ गया है कि मैं अपनी प्रेमिका को अपना बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनाऊं, जैसा कि उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा था। अब ये देखने का समय है कि क्या वह मेरे साथ एक साम्राज्य खड़ा करने में मदद करने के लिए तैयार है, जिसके लिए उसने मुझसे इतनी मिन्नतें की थीं। मैंने सेंड बटन दबाया और कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया। इसाबेला के घर से आ रही निगरानी फुटेज को अपनी स्क्रीन पर एक डिजिटल जासूसी शो की तरह देखता रहा। कई कैमरा एंगल, ऑडियो फीड, यहाँ तक कि उसकी स्मार्ट डोरबेल भी अब मेरा निजी जासूसी नेटवर्क बन चुकी थी। सिस्टम ने मुझे साधन दिए, मेडिसन ने मुझे पहुंच प्रदान की। अब मुझे बस इन सबको एक साथ जोड़ना था और एक एक करके निराश महिलाओं के जीवन में अपनी यौन मुक्ति का साम्राज्य खड़ा करना था। स्वर्ग अपने आप नहीं बन जाता और मुझे काम करना था। भविष्य पुकार रहा था और उसकी आवाज़ कराहने जैसी थी। मेडिसन, मुफ्त, बेबी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मुफ्त हूँ। 20 मिनट में तुम्हें लेने आऊँगी। ये लड़की सालों से दबी हुई यौन कुंठितता को ऐसे दूर कर रही है जैसे यह उसका नया पूर्णकालिक पेशा हो। वह इसमें इतनी ऊर्जा लगा रही है जितनी कि ज़्यादातर लोग अपनी असल नौकरी में भी नहीं लगाते। 20 मिनट बाद मुझे बाहर एक इंजन की धीमी आवाज़ सुनाई दी जो निश्चित रूप से उसकी BMW नहीं थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेडिसन एक शानदार सफ़ेद रेंज रोवर चला रही थी, मानो वह किसी अमीर लड़की के लिए बने लग्जरी SUV के विज्ञापन से निकली हो जिसे अपने पिता से कुछ परेशानियां हों। ऐसा लगता है कि अमीर औरतों के पास अलग अलग मूड के लिए अलग अलग कारें होती हैं। कितना अच्छा होगा अगर आपके पास पूरा बेड़ा यूं ही पड़ा रहे। मैं भी जल्द ही ऐसा ही करने वाला हूँ। जब मैं बाहर निकली तो माँ सामने वाले बरामदे में अपने मुरझाए हुए छोटे से बगीचे में पानी दे रही थीं। मेडिसन ने खिड़की नीचे की और अपनी उस प्यारी अमीर लड़की वाली मुस्कान बिखेरी, वही मुस्कान जिसे बनाए रखने में शायद हमारे महीने के किराने के बजट से भी ज़्यादा खर्च आता है। शुभ संध्या, श्रीमती कार्टर, उन्होंने पुरस्कार जीतने लायक विनम्रता से कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ घंटों के लिए पीटर को उधार लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसकी मिठास इतनी कृत्रिम है कि इससे मधुमेह हो सकता है, लेकिन माँ इसे पूरी तरह से खरीद रही है। बिल्कुल प्रिय, बस उसे उचित समय पर वापस ले आना। काश उसे पता होता कि आजकल पीटर को उधार लेने का असल मतलब क्या होता है। जैसे ही मैं रेंज रोवर में बैठा, मेडिसन का हाथ मेरी जांघ पर था और उसकी आंखों में वो भूखी, शिकारी जैसी नज़र थी जो बताती थी कि वो दिन भर मेरे बारे में सोचती रही है। चमड़े की सीटें अभी भी गर्म थीं और हर चीज़ महकती हुई महक रही थी, मानो किसी महंगे इत्र और कामुक तनाव से भरी हो। यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर एक खेल का मैदान है, उसने कहा और मेरी ड्राइववे से गाड़ी निकाल ली। बहुत ही शांत और एकांत जगह है। मेरे मन में जो योजना है उसके लिए एकदम सही है। मेरी प्रेमिका आधिकारिक तौर पर एक यौन शिकारी बन गई है और सच कहूं तो
मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस समय खेल का मैदान पूरी तरह से सुनसान था, जो पेड़ों से घिरा हुआ था और किसी भी जिज्ञासु स्थानीय लोगों से पूरी तरह से सुरक्षित था। मेडिसन ने सबसे गहरी छाया में गाड़ी खड़ी की और उन काली आंखों से मेरी ओर मुड़ी जो मुसीबत का संकेत दे रही थीं। अमीर लड़की को वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी उसे आज सुबह से ही बहुत ज्यादा चाहत थी। वह सेंटर कंसोल के ऊपर से झपटी और अपने होंठ मेरे होंठों से टकरा दिए, मानो वह पूरे दिन इसी पल का सपना देख रही हो। उसके हाथ पहले से ही इधर उधर घूम रहे थे, मेरी कमीज खींच रहे थे और उसकी जीभ मेरे मुंह में ऐसे घूम रही थी जैसे उस पर अपना अधिकार जमा रही हो। उसके चुंबन में तीव्र भूख थी, क्षुधा, बिना किसी मिलावट वाली जरूरत जिसने मेरी बढ़ी हुई इंद्रियों को बेकाबू कर दिया। मेरी कमीज को कसकर पकड़ना ये दर्शाता था कि वह इसे धीरे धीरे करने की योजना नहीं बना रही थी। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मैं पागल हो रही हूँ, उसने आक्रामक चुंबनों के बीच फुसफुसाते हुए कहा। पुस्तकालय में तुमने मेरे साथ जो किया उसके बारे में। तुमने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया था, उसके बारे में। उसके चुंबन और भी जबरदस्त और भी अधिकारपूर्ण होते गए। वह मेरे निचले होंठ को काट रही थी, मेरी जीभ चूस रही थी और ऐसी हल्की हल्की आहें भर रही थी जो सीधे मेरे लिंग तक पहुंच रही थीं। पीछे वाली सीट पर बैठो, उसने आदेश दिया और पहले से ही इस काम को बखूबी करने वाली अदा से कंसोल के ऊपर चढ़ गई। अभी इसी वक्त मैं उसके पीछे पीछे रेंज रोवर की विशाल पिछली सीट पर बैठ गया, जहां चमड़े की सीटें मेडिसन की योजना के लिए एकदम उपयुक्त थीं। रंगीन खिड़कियों के कारण सब कुछ निजी सा लग रहा था, मानो हम अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में हों। वह मेरी गोद में बैठ गई और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया, मेरी आंखों में इतनी तीव्रता से देखने लगी कि मानो वह मेरी पूजा कर रही हो। मेरे लिए रूप बदल दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ ज़रूरत से भरी हुई थी। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे मालिक चाहिए। उसे ठीक ठीक पता है कि वह क्या मान रही है और इसका मुझ पर क्या असर होता है। डार्क लॉर्ड मोड में बदलते ही मेरे शरीर में शक्ति का एक जाना पहचाना प्रवाह दौड़ गया। मेरी लंबाई बढ़ गई, मांसपेशियां और भी निखर गईं, चेहरे की बनावट उस खतरनाक पूर्णता में बदल गई जो महिलाओं को दीवाना बना देती है। सुनहरे धब्बों वाली मेरी कांस्य जैसी आंखें उसकी आंखों में टिक गईं और मैंने उसकी पुतलियों को शुद्ध निर्मल वासना से फैलते हुए देखा। यही मेरा शैतान है, उसने धीमी आवाज में कहा और मेरे उभरे हुए सीने पर ऐसे हाथ फेरे जैसे किसी मूर्ति की पूजा कर रही हो। मैं इसी की हूँ। बिल्कुल सही, तुम उसी के हो। इसके बाद मेडिसन ने पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, मेरे ऊपर आकर धीरे धीरे नीचे झुकने लगी और उसकी सिसकी की आवाज़ पूरी गाड़ी में गूंज उठी। जैसे ही उसने मेरे आकार के अनुसार खुद को ढाला, उसका सिर पीछे की ओर झुक गया और मैंने भी उसे सजा देने के बजाय उसे अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को ढाला, सहारा देने के लिए मेरे कंधों को हाथों से कसकर पकड़ लिया। मेडिसन टॉरस को अपनी रेंज रोवर की पिछली सीट पर मुझे सवारी कराते हुए देखना मेरी अब तक की किसी भी कल्पना से कहीं बेहतर था। उसने जल्दी ही अपनी लय पकड़ ली और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने लगी क्योंकि उसे पता था कि वह क्या चाहती है और उसे कैसे हासिल करना है। हर हरकत सधी हुई थी, हर कोण अधिकतम आनंद के लिए सोच समझ कर किया गया था, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारा एहसास बेहद अद्भुत है, वह करा उठी और उस अनुभूति में खोते हुए उसकी गति तेज हो गई। कोई और इसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई नहीं, बिल्कुल, वे ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बढ़ी हुई सहनशक्ति ने मुझे तब तक उसकी तीव्रता का साथ देने में सक्षम बना दिया जब तक उसे ज़रूरत थी। और यकीन मानिए, उसे बहुत ज़रूरत थी। मेडिसन टोरेस वर्षों से दबी हुई यौन ऊर्जा को बाहर निकाल रही थी और मैं उसे वह सब कुछ दे रहा था जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। सालों से चली आ रही यौन कुंठा 1 या 2 सत्रों में दूर नहीं हो जाती। 1 घंटे बाद मेडिसन पसीने से तर और पूरी तरह से संतुष्ट होकर मेरी छाती से लगकर गिर पड़ी थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई देवता हूं जो स्वर्ग से उतरकर सिर्फ उसके साथ ज़बरदस्त सेक्स करने आया हूं। हे भगवान पीटर, वह हौंफते हुए बोली, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तुम सच में हो? कैसे? ये सब कैसे सच हो सकता है? क्योंकि दुनिया भर की अरबों यौन कुंठित महिलाओं ने अपनी सामूहिक आवश्यकता के माध्यम से मुझे अस्तित्व में लाया, लेकिन यह शायद यौन संबंध के बाद की बातचीत के लिए बहुत ही ब्रह्मांडीय विषय है। सफाई करने और आगे की सीटों पर वापस आने के बाद मेडिसन के चेहरे के भाव चरम सुख के बाद की खुशी से बदलकर उस रणनीतिक योजना बनाने वाले अंदाज में बदल गए जो उसे इतना उपयोगी बनाता है। इसीलिए मुझे ये लड़की पसंद है, वह मेरा नाम चिल्लाने से लेकर मुझे एक यौन साम्राज्य बनाने में मदद करने तक सब कुछ कर सकती है। ठीक है, उसने शीशे में अपने बाल संवारते हुए बड़ी कुशलता से कहा। आप उच्च समाज की उन महिलाओं से मिलना चाहते हैं जिन्हें मुक्ति की ज़रूरत है। मुझे ठीक ठीक पता है कि आपको कहाँ होना चाहिए। पहला विकल्प, वॉयूर वेलनेस सेंटर, उसने पूरी तरह से व्यावसायिक अंदाज में बात शुरू की। पीटर, यह कोई साधारण स्पा नहीं है। ये जगह कैलिफोर्निया की संभ्रांत महिलाओं के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है। हम व्यापक पैकेजों की बात कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक मसाज, अरोमा थेरेपी, स्किन केयर ट्रीटमेंट, चक्र संरेखण, तांत्रिक श्वास सत्र, यहाँ तक कि निजी योग प्रशिक्षण भी। लेकिन इस दिखावे के पीछे कुछ और भी है।
मेडिसन ने अपना फ़ोन निकाला और मुझे उनकी वेबसाइट दिखाई। वह जगह किसी महल जैसी लग रही थी, जिसे खास तौर पर अमीर महिलाओं के लिए उनकी असंतोषजनक जिंदगी से बचने के लिए बनाया गया हो। मेरी माँ वहाँ हर महीने $3000 खर्च करती हैं, उसने आगे कहा। जैक की माँ शायद उससे दुगुना खर्च करती होंगी। ये औरतें वहाँ हर चीज़ के लिए जाती हैं, डीप टिश्यू मसाज, हॉट स्टोन थेरेपी, लिम्फेटिक ड्रेनेज और पतियों द्वारा निराश किए जाने पर कपल्स काउंसलिंग, जो कि लगातार होता रहता है, उस संतुष्टि की तलाश में जो उन्हें वैसे भी नहीं मिलती। क्या यह एक ऐसा वातावरण है जहाँ ऐसी महिलाओं की भरमार है जिन्हें ठीक वही चाहिए जो मैं पेश कर रही हूँ? जैसे जैसे वह बोलती गई, मुझे ऐसा लगा मानो ज्ञान मेरे मन में दिव्य प्रेरणा की तरह प्रवाहित हो रहा हो। उसने जिन तकनीकों का जिक्र किया, स्वीडिश मसाज, डीप टिश्यू थेरेपी, न्यूरोमस्कुलर वर्क, मायोफेशियल रिलीज, वे सभी मुझे सहज रूप से समझ में आ गईं। ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जो परमानंद की अनुभूति करा सकते हैं, एसेंशियल ऑयल के ऐसे मिश्रण जो सुप्त इच्छाओं को जगा सकते हैं, और ऐसी श्वास तकनीकें जो महिलाओं को पुनर्जन्म का एहसास करा सकती हैं। मैं जन्म से ही इन महिलाओं और उनकी समस्याओं को ठीक करने का तरीका जानती हूँ, चाहे समस्या चाहे कुछ भी हो। मेडिसन ने बताया, वे पुरुष स्वास्थ्य सलाहकार नियुक्त करते हैं जो महिलाओं के शरीर और तनाव के पैटर्न को समझते हैं। वेतन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इन महिलाओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा आप कर सकते हैं। आपको सीधे तौर पर उन निराश पत्नियों, अकेली तलाकशुदा महिलाओं और धनी महिलाओं तक पहुंच मिलेगी जिनके पति उनके साथ महंगे फर्नीचर जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन वह असल मुद्दे से भटक रही थी। यह अमीर महिलाओं को सिर्फ इसलिए निशाना बनाने की बात नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा है, ये तो गंवार जैसी सोच है जो मैं नहीं थी। अब और नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। यह मेरा कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारी थी। सिर्फ पैसा कमाना नहीं। धनवान महिलाएं पृथ्वी पर सबसे अधिक यौन रूप से वंचित प्राणी हैं। जरा सोचिए, ये महिलाएं ऐसे विवाहों में फंसी हुई हैं जो मूल रूप से व्यापारिक अनुबंध हैं। उनके पतियों ने उनसे उनकी सुंदरता, उनके सामाजिक संपर्कों और चैरिटी समारोहों में आदर्श पत्नी की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता के कारण शादी की है। लेकिन जब बात असल अंतरंगता की आती है, ये पुरुष तो बिल्कुल ही नाकामयाब हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा किसी महिला को छूने के तरीके की कमी को पूरा कर सकता है। उनके पास वो सब कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, पर्सनल ट्रेनर, प्राइवेट शेफ, महंगे थेरेपिस्ट और वेलनेस सेंटर, जैसे कि एक जहां मैं अभी जाने वाली थी। लेकिन वे उस एक चीज़ के लिए तरस रही हैं जो वास्तव में मायने रखती है, एक ऐसा पुरुष जो उनके शरीर की उस तरह से पूजा कर सके जिस तरह से वे हकदार हैं। और कामकाजी वर्ग की महिलाओं के विपरीत, उनके पास वॉयर जैसी जगहें हैं जहां वे इकट्ठा हो सकती हैं और मदद मांग सकती हैं। इसीलिए ये वेलनेस सेंटर मौजूद हैं। ये ऐसे आश्रय स्थल हैं जहां यौन रूप से उपेक्षित संभ्रांत महिलाएं एकत्रित होती हैं और सार्थक मानवीय संबंध की तलाश में रहती हैं। मेडिसन के संपर्कों से मुझे न केवल धन मिलता है, बल्कि कैलिफोर्निया की सबसे अधिक यौन रूप से कुंठित महिलाओं तक पहुंच भी मिलती है, और वो भी एक ही स्थान पर केंद्रित। ये दक्षता के बारे में है, न कि अभिजात्यवाद के बारे में। कामकाजी वर्ग की महिलाओं को भी उतनी ही सख्त आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन वे बिखरी हुई हैं, अलग थलग हैं और अपनी यौन कुंठाओं से अकेले जूझ रही हैं। वे $3000 के मासिक स्पा ट्रीटमेंट या महंगे क्लबों की सदस्यता का खर्च नहीं उठा सकती। वे चुपचाप पीड़ा सहती रहती हैं जबकि उनके पुरुष फुटबॉल देखते हैं और उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हर महिला मुक्ति की हकदार है। धनवान महिलाएं तो बस मेरी शुरुआती बिंदु हैं, क्योंकि वे अभी मेरे लिए सुलभ हैं, मेरी बगल में बैठी मेरी साथी और इस साम्राज्य को खड़ा करने में मेरी रणनीतिकार की बदौलत। एक बार जब मैं खुद को उनका यौन मसीहा साबित कर दूंगा, एक बार जब मैं अपनी प्रतिष्ठा और संसाधन बना लूंगा, तो मैं अपने दिव्य मिशन का विस्तार करके हर उस उपेक्षित महिला तक पहुंचूंगा जिसे मेरी ज़रूरत है। यह मुक्ति के बारे में है, लाभ के बारे में नहीं। यह एक पवित्र आह्वान है, करियर का विकल्प नहीं। इन जगहों से मुझे जो पैसा मिलेगा वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। असली खुशी तो तब मिलती है जब एक महिला की आंखें उस पल चमक उठती हैं जब उसे आखिरकार वो अनुभव मिलता है जिसकी उसे कमी खल रही थी। सालों तक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उसे अपनी कामुकता को फिर से खोजते देखना। आत्माओं को बचाने के काम में पैसे का कोई महत्व नहीं होता। हे भगवान! सिर्फ श्रीमती मॉरिसन की बात करें तो, मेडिसन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, उस महिला को सचमुच 16 वर्षों से उचित ध्यान नहीं मिला है। उसके पति ने उसका यौन आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और अब वह हर हफ्ते 4 घंटे वॉयूर में मसाज करवाने में बिताती है, सिर्फ इसलिए कि उसे किसी ऐसे मानवीय स्पर्श का अनुभव हो जो उसे घृणित न लगे। इस सब अन्याय का एहसास मुझे एक मालगाड़ी की तरह बुरी तरह से हो रहा है। दूसरा विकल्प, मेडिसन ने आगे कहा, मेरिडियन एलीट मॉडलिंग एजेंसी। इसे मेरी चाची विक्टोरिया चलाती हैं, मेरी माँ की सबसे छोटी बहन, जिन्होंने मूल रूप से शादी को भाड़ में जाने दो कहा और इसके बजाय अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया।
वह थोड़ा और करीब झुकी और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोली, ऊपरी तौर पर तो यह एक प्रतिष्ठित मॉडलिंग एजेंसी लगती है जो पत्रिकाओं, रनवे शो और व्यावसायिक कार्यों के लिए हाई फैशन मॉडल्स का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन असली कमाई तो उनके विशेष साथी सेवाएं विभाग से होती है। अब हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बेहद अमीर औरतें इवेंट्स में एस्कॉर्ट, ट्रैवल कंपेनियन, पर्सनल ट्रेनर, यहाँ तक कि सोशल फंक्शंस में सिर्फ दिखावे के लिए भी मेल मॉडल्स को हायर करती हैं, जहाँ वे अपने पतियों को जलन महसूस कराना चाहती हैं, मेडिसन ने समझाया। लेकिन विक्टोरिया इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहती है कि किन लोगों को इन क्लाइंट्स तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इसके लिए लुक्स, बॉडी, स्टेमिना और सबसे ज़रूरी बात, इन औरतों को उपेक्षित पत्नियों की बजाय देवी जैसा महसूस कराने की क्षमता होनी चाहिए। मेरे पास वो सब कुछ था जो किसी भी पुरुष को चाहिए होता है, सिर्फ मेरी विशेष क्षमताओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि मैं आकर्षण, मनोविज्ञान, बातचीत की ऐसी तकनीकें जो महिलाओं को सुना और महत्व दिया हुआ महसूस कराती हैं, स्पर्श चिकित्सा जो सुप्त इच्छाओं को जगाती है, और यहाँ तक कि उन्नत यौन तकनीकें भी समझता था जो महिलाओं को ऐसे अनुभव दे सकती हैं जिनके बारे में उनके पति कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं सिर्फ शारीरिक रूप से ही सुशोभित नहीं हूँ, मैं महिलाओं की संतुष्टि के लिए एक चलती फिरती मार्गदर्शिका हूँ। तुम्हारी खूबियों को देखते हुए, मेडिसन मुस्कुराते हुए बोली, जिससे लग रहा था कि वह अभी भी पिछली सीट पर हुई घटना के बारे में सोच रही है, और महिलाओं को उन तरीकों से संतुष्ट करने की तुम्हारी अलौकिक क्षमता को देखते हुए, जो उनके बेचारे पति कभी नहीं कर सकते, तुम्हारा चयन होना तो बस एक औपचारिकता होगी। विक्टोरिया शायद तुम्हें तुरंत अपने सबसे बड़े ग्राहकों की पेशकश कर देगी। हालांकि अब पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। तीसरा विकल्प क्रिम्सन क्लब है, उसने आगे कहा, लेकिन ये फोर्ट नॉक्स से भी ज्यादा विशिष्ट है। ये केवल सदस्यों के लिए बना एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां कैलिफोर्निया की सबसे धनी महिलाएं अपने विकल्पों को तलाशने के लिए जाती हैं। लेकिन इन तीनों को संभालना और साथ ही स्कूल में अपनी पहचान छिपाए रखना आपकी क्षमताओं के बावजूद भी असंभव होगा। पीटर कार्टर के होते हुए भी इतनी जल्दी खुद को बहुत ज़्यादा बिखेरने के बजाय मुक्ति के दो रास्ते अपनाना बेहतर है। मैंने बिना किसी झिझक के फैसला किया, मैं वेलनेस सेंटर और मेरिडियन एलीट को चुनूंगी। इनसे मुझे उन महिलाओं तक सबसे अच्छी पहुंच मिलेगी जिन्हें मेरी सेवाओं की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि मैं उनके यौन उद्धारकर्ता के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करूं। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।